हो गया, एंड करने का भी बता देना कब होगा, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे आने जल्दी से आज ये क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। आज हमें करना है ऑसिलेशंस का लेक्चर नंबर 2। क्लियर है क्या? यस यस यस, लव यू ऑल। हाँ, आज एक्चुअली में अमित महाजन सर की क्लास नहीं होगी, कल मेरी वाली क्लास भी अमित महाजन सर ले रहे हैं। सर का आज आई थिंक कोई फंक्शन था, उसमें जाना था आज, तो आज सर की क्लास नहीं होगी, तो मेरी वाली क्लास सर वाली क्लास मैं ही लूंगा। तो आज हमारी 2 क्लासेस हैं, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बिल्कुल आराम आराम से हमारा आज यहां पर खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है, कल वाली क्लास में अमित महाजन सर मेरी वाली क्लास को यूज करेंगे। क्लियर है क्या? यस, लव यू ऑल, लव यू ऑल, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज सुबह का जेई मेंस का जो शिफ्ट है, पहले उसको एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं टाइप फॉर्म में मैं देता ही जा रहा हूं, ठीक है। सारे बच्चे, क्या हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया है एक बार देख लेते हैं। 10 सवाल अभी तक जो आए हैं, ठीक है। 10 सवाल, फिर मीन फ्री पाथ करेंगे। पहले एक बार जेई मेंस के जो डिस्कशन है वो देख लेते हैं, क्या क्या है, कंसेप्ट देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इसको, आराम से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जेई वाला चैनल पे, आपको चाहिए। अब बबल ऑफ रेडियस आर, सारे बच्चे कंसेप्ट बताना जरा, देखें कितने बच्चों को याद है। अगर ये 27 हमारे पास छोटे 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 बबल्स में जाता है, एंड वर्क डन यहां पर जो आएगा दैट इज इक्वल टू 10 जूल्स हमारे पास आ गया है, ठीक है। हमारे पास इफ द सेम ड्रॉप जिसका रेडियस आर है, अब ये हमारे पास 64 ड्रॉप्स में हमारे पास टूट रहा है, तो इसका वर्क डन कितना होगा ये हमें बताना है। वेरी गुड वेरी गुड, लव यू बेटा। ये हुई ना बात, ठीक है। वॉल्यूम कंजर्व होता था, ठीक है, तो आप क्या करते थे, कंसेप्ट बता देते हैं और फॉर्मूला क्या लगाते थे, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू टी इंटू डेल्टा ए, यही तो लगाते थे। सरफेस एनर्जी का हमारे पास कंसेप्ट आता था। तो 4/3 पाए आर का क्यूब इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ 4/3 पाए स्मॉल आर का क्यूब आप कर देंगे, ये और ये चला गया, r/3 हमारे पास नया रेडियस हुआ। तो ये जो वर्क डन है दैट इज टी इंटू फाइनल एरिया होगा 27 टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। इस वाले में 64 है, तो 4/3 पाए आर का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास 64 टाइम्स ऑफ 4/3 पाए आर स्मॉल आर का क्यूब। आपको ये करना था बेटा, ये चला गया, तो आर बाय हमारे पास 4 आ जाएगा, हमारे पास नया रेडियस। तो इस बार वर्क डन क्या होगा सर, टी इंटू फाइनल एरिया 64 ड्रॉप्स हो गई हैं, सभी का एरिया है 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, आर डैश मान लीजिएगा, माइनस हमारे पास 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, दोनों का रेशियो लीजिएगा, WT हमारे पास आ जाएगा। यस, तो ये हम लोगों ने क्लास में डायरेक्टली मैंने आपको बताया था भाई, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं जब एक ड्रॉप बड़ी ड्रॉप छोटी ड्रॉप्स में टूट रही है, बबल कोइलीज करके हमारे पास उसमें जा रहा है, तो ये सवाल भी हमारे पास आ गया। यस, कंसेप्ट आपको देखना है कि क्लास में कंसेप्ट था। और सॉलिड सिलेंडर, कई बच्चे रोटेशन से डरते हैं, जरा ध्यान से सुनना। और सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m, एक सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr का स्क्वायर, रेडियस r इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, अज्यूमिंग द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फॉर्मूला बेस्ड बेटा। अब आप रोटेशन छोड़ दोगे तो पगले कहलाओगे, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। सर ये के कैसे निकालते थे, एम के स्क्वायर रख दीजिए, तो के स्क्वायर की वैल्यू आएगी आर स्क्वायर बाय 2, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ, उठा करके यहां डालिए, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री डालिए, आंसर आ गया, खत्म हो गया। अगला सवाल, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है द टाइम पीरियड। अब अच्छा, अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड वाला ये वाला मैंने रोक रखा है, इसको हम लोग आज की क्लास में ही कर लेंगे क्योंकि आज हमें यही टॉपिक ही करना है, ठीक है। अगला सवाल जरा देखना, रोटेशन में आपको कराया गया था, अ बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द इनिशियल वेलोसिटी। सारे बच्चे जरा बताना, कंसेप्ट आपको बताया था, v नॉट स्पीड, और मैंने कहा था 2-3 बार आ चुका है ये सवाल, क्लास में नोट्स खोल के देखना, मैंने इंटू 3 या 2 लिखा होगा, v नॉट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, XY प्लेन में, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्या लगाते थे कंसेप्ट,
जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर है तो एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट आउट करना है। यस क्या सिर्फ नोट्स इनफ है श्रेयास बेटा? मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम P इंटू आर परपेंडिकुलर, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी होती है एम यू, मोमेंटम हो जाएगा एम यू कॉस ऑफ 45, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस याद करिए एंगुलर मोमेंटम में जब हम लोग बात करते थे P इंटू आर परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर आपका मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। MVR लगाना चाहे या फिर P इंटू आर परपेंडिकुलर, तो आपका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा P हो जाएगा M इंटू यू कॉस 45, और आर परपेंडिकुलर आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाय 2g, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। खत्म, क्लियर? ये हो गया, रोटेशन से आया हुआ सवाल है। फोर्स आपको दे दिया है दैट इज a प्लस बी एक्स का स्क्वायर, वेयर a इज 1, तो ये कितना हो गया 1 प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 1 मीटर का, हमारे पास वर्क डन इज 10 जूल्स, फाइंड वैल्यू ऑफ बी। क्या करोगे बेटा, सोच के बताइए क्या करोगे? सर फोर्स वेरिएबल है और वर्क की बात हो रही है, तो आप सीधे इनटू डिस्प्लेसमेंट तो करोगे नहीं, इंटीग्रेशन। किस किस को याद आ रहा है? इंटीग्रेशन आ गया। तो सर f इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो है दैट इज गिवन एज 10, तो मैंने कहा ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस बी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 से 1, राइट। तो कितना आएगा 10 इज इक्वल टू, यहां पर x बनेगा फ्रॉम 0 से 1 प्लस यहां पे बी एक्स क्यूब बाय 3 बनेगा फ्रॉम 0 से 1। हो तो गया सवाल, तो ये आ जाएगा बेटा आपका 10 इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाय 3, तो 9 इज इक्वल टू बी बाय 3, बी की वैल्यू आ गई 27। खत्म। यस तो इंटीग्रेशन का लॉजिक बताया था, जब भी फोर्स वेरी करेगा वर्क डन अलग अलग आएगा, तो उन्होंने बी की वैल्यू पूछी है, तो 27 ऑप्शन आंसर आ गया, ठीक है। सैटेलाइट ए इज लॉन्च इन एन सर्कुलर ऑर्बिट, एक हमारे पास सैटेलाइट है जिसका रेडियस है आर और ये हमारे पास चक्कर काट रहा है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड है टी। सैटेलाइट बी इज लॉन्च इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 1.03, अब देखो बहुत बड़ा रेडियस का तो डिफरेंस करा नहीं है, 1.03 हमारे पास रेडियस है और फिर ये हमारे पास यहां पर चक्कर काट रहा है टीबी। अब बोला है टाइम पीरियड ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए बाय अप्रोक्सीमेटली कितना, परसेंटेज में आपको बताना है। तो क्या लॉजिक लगाना चाहिए, रेडियस और टाइम, वेरी गुड, केपलर्स लॉ। तो सर मान लेते हैं टी ए इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, तो आर ए की पावर 3/2 होगा, मैंने कहा हाँ, और दूसरा टीबी इज आर बी की पावर 3/2 होगा। मैंने कहा जरा इन दोनों का रेशियो ले लेना बेटा, या टीबी बाई टी ए ले लेते हैं, टीबी बाई टी ए की अगर आप बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, आर बी इज 1 प्लस या 1.03 इंटू आर की पावर 3/2 डिवाइड बाय आर की पावर 3/2। यस अब सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, बाइनोमियल लगा सकते हो, 1 प्लस हमारे पास 0.03 की पावर 3/2। किस किस को याद आया? हमें तो अगर मान लो इसका टी ए है, इसका कितना टाइम पीरियड होगा, तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास इतना आ रहा है, बाइनोमियल लगा सकते थे। सर ये तो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है, आगे ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो तो गया भाई सवाल। हमें डेल्टा टी बताना है, बेसिकली टीबी माइनस टी ए आपको यहां पर बताना है। तो अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास जो यहां पर आया है दैट इज टीबी बाय टी ए, और परसेंटेज एरर, हमारे को परसेंटेज एरर चाहिए डिवाइडेड बाय टी ए हमें चाहिए। तो मैंने कहा यार टीबी बाय टी ए दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाय 2 है। हाँ इसको इधर ले जाएं तो ये क्या आएगा, टीबी माइनस टी ए दैट ये लो -1 डिवाइड बाय हमारे पास टी ए दैट इज 0.045 हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या आएगा, डेल्टा टी डिवाइड बाय टी ए दैट इज 0.045, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5% का हमारे पास चेंज आ जाएगा, बस यही तो हो गया। क्लियर, 4.5%। अब जरा देख लो, जरा ये बताना इसमें क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है। An ideal monoatomic gas undergoes an isobaric process. The ratio of delta Q by delta U. क्या पूछा गया है जरा ये बताओ।
सर अगर सिर्फ मैथ्स आ गई तो 250 प्लस, यस सारा कंट्रोल मैथ्स का है, फिजिक्स केमिस्ट्री हर बच्चा कर ले जाएगा अगर आपने नोट्स को ध्यान से सुना है, और मैथ्स में भी आपको पीवाईक्यूज ढंग से समझ आ जाए बस, वेरी गुड। अब कोई बच्चा बोल रहा है वर्क, ये एक्चुअली में सीपी बाई सीपी, भाई ये है हीट, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होती है सर, एनसीपी डेल्टा टी, और मैंने कहा अच्छा ये हुआ, और इंटरनल एनर्जी तो हमेशा एनसीबी डेल्टा टी है, टिशुम 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 टिशुम, सर गामा पूछा है, मोनो एटॉमिक का गामा कितना होता है, हमारे पास 5/3 खत्म, ए ऑप्शन, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से आया है, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास फ्लूइड्स का, अ वाटर बबल एट द डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के अंदर, अब देखना क्लास में ये आपसे गलती करवाई थी मैंने, देखते कौन बच्चा पकड़ पाता है, अ वाटर बबल, और ये स्पेशली इसलिए कराई थी क्योंकि मेरे को पता है ऐसे सवाल आएंगे तो बच्चों से गलती होगी, जरा देखते हैं। 20 सेंटीमीटर नीचे है, द रेडियस ऑफ द बबल, आपको आर दे रखा है, रेडियस ऑफ द बबल इज दिस, इफ द इनर प्रेशर ऑफ द बबल इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर इज, जो अंदर का प्रेशर है पी इनसाइड, इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 2100 है, देखो क्या बोला है, इफ द इनर प्रेशर ऑफ द बबल इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय, यहां पे अंग्रेजी थोड़ी सी वो है, बाय 2100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन द सरफेस टेंशन इज, वेरी गुड। अब आप पकड़ गए, जब मैंने कहा था कि बबल पानी में होता है तो बबल की वजह से 4T/R नहीं 2T/R, अब आपका हो गया। इनसाइड प्रेशर मतलब एक्सेस प्रेशर P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, एक्चुअली में यहां पे 2T/R आपको लगाना था, बस यहां गलती नहीं करी, हो गया। और ये क्लास में स्पेसिफिकली बताया था कि भाई बबल पानी में आ जाएगा तो 4T/R की गलती करते हैं, तो इनसाइड कितना है PATM प्लस 2100, ठीक है, माइनस हमारे पास सर पी आउटसाइड कितना होगा, मैंने कहा आउटसाइड प्रेशर नहीं लिख सकता तू, PATM प्लस एच रो जी, हाँ सर, तो ये हो गया PATM प्लस एच रो जी इक्वल टू 2T/R, तो पी ब्रैकेट ओपन करोगे PATM चला जाएगा 2100 माइनस हाइट कितनी है 20 इंटू 10 की पावर -2 इंटू डेंसिटी 10⁻³ इंटू 10 इक्वल टू 2T/1 इंटू 10 की पावर -2, टेंशन आ जाएगा, आपका आंसर खत्म। यस, बाहर का प्रेशर जब एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं तो यहां पर कितना है PATM है, तो प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड कितना होता है सर PATM प्लस एच रो जी, दोनों का प्रेशर का डिफरेंस क्या होगा 2T/R होगा। सर हमारे पास 4T/R क्यों नहीं, क्योंकि बबल इन अ लिक्विड एक ही सरफेस होता है, तो 2T/R, क्लियर। यस, तो सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स में लेके जाओ। रेडियस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी थी, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट कर लो 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स में, ठीक है। हमारे पास डेप्थ, ये भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लो 20 इंटू 10 की पावर -2, डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 10⁻³ जी की वैल्यू 10 हो जाएगा, क्लियर क्लियर, हाँ आई थिंक हाफ इसका आंसर है। इन अ प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स के 2 सवाल, देखो मैंने कहा था ना कि हमारे पास रोटेशन के बराबर का वेटेज रखता है थर्मो, ठीक है। इन अ प्रोसेस प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है। अब 10 सवाल हैं हमारे पास यहां पर, ठीक है, 25 सवाल है तो 50% तो 11वीं संभालती है, अब 10 सवाल भी करके आए तो भाई 40 मार्क्स तो ऐसे ही हैं, 40 मार्क्स आपके नोट से हैं, और ऐसी गारंटी दे रहा हूं कम से कम 40 मार्क्स आपको दोबारा 12वीं से मिलेंगे। भाई 1-2 सवाल अगर ऊपर नीचे 80-90 मार्क्स तो यहां ला रहा है, 80-90 तो वहां लिया, 180 मार्क्स तेरे हाथ में ऐसे ही पड़े होते हैं, बच्चे फिर भी गलती करते हैं। तो आइसोकोरिक हुआ, वर्क डन इन द प्रोसेस, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क डन कितना होगा, हमारे पास 0 हुआ। इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, ये स्टेट फंक्शन होता है और ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, बस टेम्परेचर डिपेंडेंट, इनका इंटरनल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है, तीनों हमारे पास सही है, खत्म हो गया सवाल, ठीक है, हो गया हमारे पास सवाल। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, अब ये भी आपको कराया गया है, बैंकिंग ऑफ द रोड्स। अब देखो फॉर्मूला सर मेरे को याद नहीं तो भाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है हमारे पास, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी गिवन एट द एंगल थीटा ऑन द कर्व्ड रोड ऑफ द रेडियस आर, ये वो वी मैक्स की वैल्यू बैंकिंग ऑफ द रोड्स,
10 सवाल 40 मार्क्स। अभी एक दो सवाल और जो बच्चे नहीं बता पाए, मैं मान रहा हूं 12 सवाल, ठीक है, 50 मार्क्स, 48 हो गए, और ऐसी बहुत आसानी से स्कोर कर ले जाओगे, बस स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। तुम्हारे में अगर कोई बच्चा मान लो अगले साल कहे भाई इस बार जेईई मेंस कठिन आएगा, सबके लिए होगा, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि सारे सवाल कठिन हो जाएंगे, एक दो सवाल अगर मान लो इस साल कठिन आ रहे हैं तो हो सकता है 2-3 सवाल कठिन हो जाएंगे, लेकिन वो होंगे, सबके लिए होंगे फिर। और तुम जब एडवांस की तैयारी कर रहे हो वो इतने कठिन नहीं हो जाएंगे कि एडवांस के लेवल का आ जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा देंगे, थोड़ा सा वैसे बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं होगा। क्लियर है क्या? यस। तो ये आपके कितने सवाल हो गए भाई, और कितना टाइम भाई, अगर आप ढंग से रिवाइज करके प्रैक्टिस के साथ जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 सवाल, 2-2 मिनट भी अगर तूने लगा दिए, 20 मिनट आराम से 45 मिनट के अंदर फिजिक्स निपटती है, ठीक है। अब इसमें मैं कोई बोस्ट नहीं करूंगा भाई, लेवल ही ऐसा आ रहा है, तो मैं बस तुम्हें ये दिखा रहा हूं कि तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। बच्चों के अंदर दिक्कत ये होती है कि वो स्ट्रेस लेने लगता है, अबे नहीं लेना है स्ट्रेस। सर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे क्योंकि तुमसे बहुत ज्यादा चीजें पूछी जा रही हैं, तुम्हें पढ़ाया भी बहुत ज्यादा जा रहा है, अब लेवल नीचे आ रहा है, तो आपको आराम से पढ़ना है। क्लियर है क्या? यस, हाँ या ना? वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही आपको करना है। अब हम लोगों की बात यहां पर आती है, ऑसिलेशंस की बात मैंने आपको कही थी। आज एक और सवाल आया भी ऑसिलेशन का, वो वाला भी सवाल आज ही हम लोग, अगर हम लोग फेजर तक मोस्ट प्रोबेबली पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो आज हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। आप ही लोग उसको निपटाएंगे, देखना, ठीक है। ऑसिलेशंस, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड एनर्जी इन एसेशन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हमारे पास 4 पेंडुलम्स होते हैं। एक सिंपल पेंडुलम आ जाता है, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम आ जाता है, टॉर्सियोनल पेंडुलम एंड कंपाउंड। 4 पेंडुलम्स और पढ़ने, फिर चैप्टर खत्म। छोटा सा चैप्टर है ये, ठीक है। लेकिन यस, सवाल घुमाने पर आते हैं तो भाई साहब मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत अच्छे से यहां पर चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों की यहां पर चैट 1 मिनट के लिए रोकूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हाँ, अच्छा, मीन फ्री पाथ को निपटा देते हैं, नहीं तो फिर बच्चों को लगता है कि सर मीन फ्री पाथ रह गया है। इसकी डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। और अगर आपको कहीं डेरिवेशन मिलेगी भी तो वो एग्जैक्ट डेरिवेशन है नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, बहुत सारी चीजें यहां पर लगती हैं। डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट। अगर सवाल आपको मिलेगा भी तो फॉर्मूला बेस्ड मिलेगा। तो सर क्या फॉर्मूला रटना है? मैंने कहा थोड़ा बहुत समझ लो होता क्या है। भाई देखो, अगर आपको यह बात पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, तो हम लोगों ने केटीजी में यह बात बोली थी कि सर ये तो रैंडम मोशन में आएंगे। केटीजी में हम लोगों ने यह बात बोली थी कि सर गैस के मॉलिक्यूल्स तो रैंडम मोशन में है एंड देयर आर कोलिजन्स, है ना। गैस के मॉलिक्यूल्स हमारे पास, सर ये लिखना है, प्लीज राइट करिए, ये आपके जेईई मेंस के लिए, अब ये टॉपिक आपका जेईई मेंस में है, ठीक है। ये आपका जेईई मेंस में है, एडवांस में नहीं। अब देखो यहां पर ना कुछ कुछ टॉपिक के बारे में मेरे को बताना पड़ता है, ठीक है। जेईई मेंस में है, दैट इज टोटली फॉर्मूला बेस्ड। और इतने सारे सालों में अगर आप देखें तो 15-20 साल के अगर आप उठा लोगे तो 3-4 सवाल मिल जाएंगे। तो कुछ बच्चों को लगता है सर आपने ये नहीं पढ़ा, अबे 15 सालों में 4 सवाल अगर तेरे को मिल भी गए तो रेशियो तो समझ पा रहा होगा बहुत कम है, लेकिन हाँ फिर भी उसके हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ ले, ठीक है। अब जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं आप लोगों को पता है, एक तो ये रैंडम मोशन में होते हैं, हाँ यस सर, एक तो ये रैंडम मोशन में है, प्लस इनके अंदर कोलिजन्स भी हमारे पास बहुत होते हैं, प्लस इनके बाद हमारे पास कोलिजन्स भी बहुत होते हैं। अब कोई मॉलिक्यूल जा रहा है, वो थोड़ा सा चलने के बाद टकरा गया दूसरे मॉलिक्यूल से, हो सकता है एक मॉलिक्यूल को बहुत सारा डिस्टेंस चलने के बाद कोलिजन हुआ, क्योंकि रैंडम है। तू नहीं बता सकता भाई हर कोई 5 सेंटीमीटर चलेगा फिर कोलिजन हो जाएगा, ऐसा नहीं बोल सकते। हो सकता है एक मॉलिक्यूल जा रहा है, इसके साथ कोई कोलाइड ही नहीं करा, ये सीधे जाके दीवार से टकराया। हो सकता है एक मॉलिक्यूल जाकर के यहीं टकरा गया। तो सबके कोलिजन्स अलग अलग हैं, हर कोई अलग अलग लेंथ चल रहा है। तो मीन फ्री पाथ होता क्या है? मीन फ्री पाथ हमारे पास होता क्या है? दिस इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स, उसी को हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। मीन क्या है? दैट मींस एवरेज, क्योंकि सबका, जैसे मान लो कि बहुत सारे रूम में लोग हैं,
कोई बंदा है जिसका किसी के साथ कोलिजन ही नहीं हुआ तो उसने ज्यादा लेंथ चला, फिर कोलिजन दीवार के साथ हुआ। हो सकता है मेरे आसपास ही कोई बंदा हो, मैं मूव करा उसके साथ ही टकरा गया। हर पार्टिकल का जो डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स है वो तो एक अलग अलग आएगा। यस, तो जब आप उनका एवरेज निकाल देते हो कि भाई ऑन एवरेज हर मॉलिक्यूल 2 सेंटीमीटर चलने के बाद कहीं ना कहीं टकरा रहा है। जैसे आपके स्कूल में मार्क्स आते हैं, एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आए 90, एक में आए 30, एक में 65, एक में 73। जब आप स्कूल में जो आपकी परसेंटेज बताई जाती है वो तो एवरेज करी जाती है। मान लो आपकी परसेंटेज 70 आई, क्या आई? 70 आई। तो क्या इसका मतलब यह है कि आपने हर सब्जेक्ट में 70 स्कोर करा? नहीं, आपका एवरेज मतलब है कि कुछ ज्यादा भी होगा कुछ कम भी होगा, बीच में एवरेज आपकी 70% बनी। यस, वैसे ही जब मॉलिक्यूल्स चलते हैं कुछ ज्यादा डिस्टेंस चलने के बाद टकरा रहे हैं, कुछ जल्दी जल्दी टकरा रहे हैं, ऐसा होता है। तो मीन फ्री पाथ एक एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन टू कोलिजन्स। हम लोगों ने एवरेजिंग करके बताया कि ये कम इतना एक एवरेज डिस्टेंस है, हर मॉलिक्यूल इतना चलने के बाद कहीं ना कहीं टकरा ही जा रहा है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान सुनना स्टेप बाय स्टेप। पहला फॉर्मूला है 1 हमारे पास पाई डी स्क्वायर एन। ये फॉर्मूला जब आप डिराइव करते हैं, इसलिए कह रहा हूं इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसकी डिराइव करेंगे तो वो डेरिवेशन से आप लोग यहां तक पहुंचेंगे वेयर एन इज, ध्यान सुनना, एन क्या है, दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लो इसमें 5 मॉलिक्यूल थे, वॉल्यूम कुछ भी है, तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज योर एन। ठीक है, अब डिराइव करते हो तो आप यहां तक आते हो, एंड दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला। ठीक है, फिर मैक्सवेल ने यहां पर करेक्शन करी। मैक्सवेल ने इस मीन फ्री पाथ के फॉर्मूले में इसको करेक्ट करा और कहा कि भाई ये जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। सर डी क्या होता है? डी इज द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का हमारे पास जो भी डायमीटर है दैट इज डी, एंड एन इज कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब आप डिराइव करते हो तो इधर तक आते हो पाई डी स्क्वायर एन। अब एक्सपेरिमेंट से मैच करा, मैच ही नहीं हुआ, तो मैक्सवेल ने कहा कि यार इस फॉर्मूले में ना एक √2 का फैक्टर और लगाना चाहिए। अब वो करेक्शन है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल देखने के बाद वो करेक्शन है, क्योंकि इतना रैंडम हो रहा है ना, कोई मॉलिक्यूल ज्यादा देर चल रहा है, कोई मॉलिक्यूल कम चल रहा है, तो इतना रैंडम है, उसको तुम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने कल भी क्लास में आपको बताया था, जब बहुत सारी चीजें रैंडम होती हैं तो आपकी प्रिडिक्शन एक्यूरेट नहीं आती है, उसके आसपास की आप बात कर सकते हैं। तो मैक्सवेल ने इसको एक्सपेरिमेंटली करेक्ट करा है। ये ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से √2 बोल दिया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली यहां पर एक करेक्शन लगाया कि भाई इस फॉर्मूले में ना आप √2 डिनोमिनेटर में और लगा दोगे तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कर जाता है। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला होता है मीन फ्री पाथ का। दूसरा अगर आप देखें तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। हाँ सर, तो ये क्या होते हैं सर? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो पीवी इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैं ऐसे लिख सकता हूं एन डिवाइडेड बाय एन ए इंटू आर टी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। हाँ सर, हमें स्मॉल एन क्या था? एन बाय वी ही है, तो जरा देखना P इज इक्वल टू एन बाय वी, ये लिख लिया, V इधर ले गए, R बाय एन ए ये लिख लिया, इंटू T ये लिख लिया। तो अगर आप देखें तो ये बन गया हमारे पास N बाय वी, इसको ऐसे रखता हूं, ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बन गया इंटू T। ठीक है, हमारे पास तो N बाय वी की वैल्यू अगर आप देखें तो यहां से आपका N बाय वी की वैल्यू क्या बनती है बेटा? यहां पे लिख क्यों नहीं पा रहे हम? ठीक है, N बाय वी की वैल्यू आपकी बनती है P बाय के टी। तो इसके दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक ये और एक और हमारे पास के टी डिवाइडेड बाय √2 पाई डी स्क्वायर इंटू पी, प्रेशर ऑफ द गैस। तो बस यही आपका होता है मीन फ्री पाथ। सर इस पे सवाल कैसे आएंगे? सवाल आपको डायरेक्टली दे रखे होंगे कि भाई डायमीटर दे रखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है, मीन फ्री पाथ निकाल दो, या तो ये आएगा। दूसरा कि हमारे पास मीन फ्री पाथ टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास यहां पर
अच्छा ये पूरा ये है, इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, इधर आ जाओ भाई, ठीक है, हाँ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो ये छोटे छोटे सवाल, टेम्परेचर हमेशा किसमें, केल्विन में, ठीक है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो आपको रेशियो दे देंगे भाई, 200 केल्विन पर मीन फ्री पाथ कुछ है, 300 केल्विन पर कितना होगा, तो λ1/λ2 इज T1/T2 का हमारे पास रेशियो है, लाइक दिस। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई बेटा हमारे पास, क्या आपको ये बात समझ आ गई, दिस इज योर मीन फ्री पाथ, यस और नो। एडवांस कैसा होगा वैष्णवी बेटा, देखो मैं आपको एक बात बोलूंगा, ठीक है, इस जर्नी को एंजॉय करो और चुपचाप पढ़ाई करो, अंतर्यामी मत बनो, ठीक है, वो काम हमें छोड़ दो, हम जो पढ़ा रहे हैं हमें पता है कि हम कितना रेलिवेंट पढ़ा रहे हैं, इररेलिवेंट हमें नहीं पढ़ना है। कई बच्चों को लगता है कि सर कठिन चीज करा दी ना तो वो हमारे लिए जेई एडवांस हो गया, नहीं बेटा, यहां पर ही हमारी सिग्निफिकेंस आती है, क्योंकि ओलंपियाड भी कठिन पूछता है, एडवांस भी कठिन पूछता है, और ओलंपियाड और एडवांस के सवालों में अंतर तेरे को पता ही नहीं चलेगा, तेरे को नहीं पता चलेगा, तेरे को लगेगा ये एडवांस है। हमें पता लग जाता है कि यार ये एडवांस नहीं पूछेगा, इस टाइप की कैलकुलेशन नहीं होती, इस टाइप की इमेजिनेशन नहीं होती। एक आध सवाल कभी कभार ओलंपियाड के आए भी हैं तो वो कहीं ना कहीं हर टॉपर ने भी छोड़े, या फिर उनसे गलत हुए, एक आध कभी के कभी सही हो गए, तो उन सवालों को हटा दे, उसकी रेलिवेंसी हमें मेंटेन करनी है। अब एडवांस में कैसा आएगा, तू चुपचाप लेक्चर देख, चुपचाप लेक्चर देख। मैंने क्या बोला कि भाई तुम्हारे ऊपर ना ऑलरेडी इतना प्रेशर है, तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी चीजें हैं, तुम्हें प्रैक्टिस तीनों सब्जेक्ट में करनी है, हर टॉपिक अलग अलग है, तुम इसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो कि कल क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तुम्हें जो बोला गया उतना पढ़ो ना, कम से कम लोड लेके पढ़ो ना, उसी पर प्रैक्टिस करो, बस खत्म बात, यस है ना। हाँ अभी मई में जब जेई एडवांस होगा ना उसका भी डिस्कशन होगा, वहां पर आप लोग मिलिएगा। आप लोगों ने 100% सिलेबस तो नहीं कवर करा होगा, 11वीं तो हो चुकी होगी ना, और अगर आप लोग 11th, उस समय क्या होता है 12वीं में आप लोग 11th रिवाइज नहीं करते, 12वीं पर फोकस है, तो 11th वीक हो जाती है, फिर आपको डर लगता है। तो मैं आपको होमवर्क देके जाऊंगा भाई, 12वीं स्टार्ट होने से पहले होमवर्क दूंगा, ये चीजें पढ़ के रखना, और फिर आपको सिग्निफिकेंस भी दिखेगा कि हाँ यार जो क्लास में बताई गई थी। अब वो वहां पर कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट दिखेंगे क्लास के, कुछ क्वेश्चंस में कॉम्बिनेशन दिखेगा, और कॉम्बिनेशन भी आपको समझ आया, अच्छा ये भी बताया था ये भी बताया था, बस जोड़ना है, अब वो बच्चे को करना पड़ता है एग्जाम में। क्लियर है क्या, यस। हाँ अब सारे बच्चे यहां पे जिसको नोट करना है नोट कर लो, फॉर्म डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आएगा, डेरिवेशन है नहीं, तो ये हम लोगों ने डिराइव जब करा तो ये आया, तो ये गलत ही आता है, इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने जो डिराइव करा वो एग्जैक्टली आया ही नहीं, आपको रिजल्ट मानना था एक्सपेरिमेंटल वाला। तो पहले √2 लगाया, और n होता है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर यूनिट वॉल्यूम, हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये है d डायामीटर है। फिर उसके बाद n को रिप्लेस करा प्रेशर और टेम्परेचर में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। क्लियर है क्या भाई। देखो अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें ओलंपियाड के भी क्वेश्चन करा दो, बेटा देख तेरे को रास्ता अगर चेंज करना है तो अलग बात है, ठीक है, जेई एडवांस खराब होगा, जेई मेंस खराब होगा। जेई मेंस डिमांड्स की आपने सब चीज पढ़ी है और फॉर्मूला आपको याद है, आपको चीजें पता है कौन सी चीज क्या है, उसके ऊपर पेपर है। जेई एडवांस है कि आपकी थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग हो, थोड़ा नया सोच रखते हो और चीजों को मिक्स करके जानना चाहते हो, यस। प्रॉपरली अगर आप ओलंपियाड की बात करें, आप नई चीजों के बारे में बिल्कुल सोच सकते हो फ्रॉम द स्क्रैच, दैट इज ओलंपियाड। आपको अपने पेपर का डिफरेंस समझ आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आप पढ़ोगे तो थकोगे, तो टेस्ट भी दोगे, रोगे पीटोगे भी, एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए सर, मीन फ्री पाथ में कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, यही आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। दिस इज द एवरेज डिस्टेंस। अब जैसे मान लो कोई सवाल आ गया कि भाई हमारे पास टाइम बिटवीन 2 कोलिजन्स बता दो, जैसे इसी पर आ जाए, अब आपको इसके बाद थोड़ा सा सोच लेना है, टाइम बिटवीन 2 कोलिजन्स कितना होगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई इसके बीच में जो मॉलिक्यूल चल रहा है वो एक कुछ एवरेज स्पीड आपकी होगी, और वी एवरेज आपको पता है अंडर रूट में 8/π/RT/m होता है। ये लेंथ कितना चल रहा है लैम्डा, तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपका सवाल आ गया टाइम का, तो सर डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, दो कोलिजन के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना है, लैम्डा डिवाइडेड बाय वी एवरेज, दैट इज योर स्पीड, खत्म। वी लैम्डा का फॉर्मूला पता है, वी एवरेज का पता है, तो टाइम बिटवीन 2 कोलिजन्स आ गया। कोई बोल दे फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बता दो, अब ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी आप सभी लोग बता दो, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम, तो यहां पर आपका वी एवरेज डिवाइडेड बाय लैम्डा आ जाएगा। ये छोटे मोटे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं,
ठीक है। आइए अब मैं आप लोगों की चैट रोक रहा हूं, कल की क्लास अब यहां से लेट्स क्रिएट द डिफरेंस इन क्लास 11th, ठीक है। आगे आने वाले 2 चैप्टर्स, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूं, आपके कंपटीशन में बहुत ही कम बच्चे होंगे, मैक्स टू मैक्स 7 या 8 हजार बच्चे, जितने भी हर साल सिलेक्ट होते हैं ना, उन पहले के 10 हजार बच्चों को हटा दो, ठीक है। बाकी हर कोई इन 2 चैप्टर के ऊपर कबाड़ा करता है। तो इसका मतलब आप समझ पा रहे हो कि बहुत ही कम बच्चे इन चैप्टर्स पर फोकस करते हैं, बहुत ही कम बच्चे इन चैप्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटिंग यू कि भाई उन 10 हजार से लड़िए, ठीक है। अगर आप भी इसको छोड़ देंगे तो आप वो लाखों की भीड़ में है, ठीक है। ये चैप्टर आसान है, पैटर्न बेस्ड है, एडवांस से कुछ क्वेश्चंस में नया सोचना होता है, और वो हमारे पास अभी 1 साल है, उसको हम लोग करेंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनना, ठीक है। सर इसको लिखना है क्या? अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास में ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट, मीन पॉइंट, रीस्टोरिंग फोर्स, ऑसिलेशन की कंडीशन लिखी है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट रिवाइजिंग, क्योंकि आज नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट मान सकते हैं। मीन पोजीशन एक ऐसा पोजीशन है जहां पर किसी बॉडी को, ये हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं रेस्टिंग पोजीशन, ध्यान सुनना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग पोजीशन। अगर आपने देखा यहां पर, अगर आपने किसी बॉडी को छोड़ दिया तो ये हमेशा यहां पर रुका रहेगा, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग पोजीशन। नेट फोर्स जो बॉडी पर है दैट इज इक्वल टू 0। सर रेस्टिंग पोजीशन पर बोला जाए, जैसे मान लो कि मेरे पास एक पेंडुलम है, इसको एक ऐसा पॉइंट सोचो जहां पर मैं इस पेंडुलम को छोड़ दूं तो ये हमेशा रुका रहे, कौन सा पॉइंट होगा? सर यही होगा। तो दिस इज योर मीन पोजीशन, यही आपकी मीन पोजीशन है, इस पर नेट फोर्स 0 है। अच्छा, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम है सर, आगे चल के ये आते हैं, बच्चों को डाउट होता है। मैंने कहा हॉरिजॉन्टल ब्लॉक, ऐसे हम लोगों ने स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम रखा है, इसका मीन पोजीशन क्या होगा? सर मीन पोजीशन वो होता है जहां पर ब्लॉक को छोड़ दूं तो हमेशा वहां पर रुका रहे। तो सर इस केस में इसकी तो नेचुरल लेंथ जो हमारे पास रहेगी, नेचुरल लेंथ ही मीन पोजीशन होगी, क्योंकि अगर आपने खींच करके छोड़ा तो ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा, दैट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम। तो नेचुरल लेंथ ही इक्विलिब्रियम है। मैंने कहा बहुत सही। मैंने कहा मान लो मेरे पास अब स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम है, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, यहां पर एक ब्लॉक है m मास का, तो इसका मीन पोजीशन क्या है? सर मीन पोजीशन होगा जहां पर ये हमेशा रुका रहे। तो इक्विलिब्रियम के हिसाब से जब आप कहेंगे सर x0 नीचे जाओगे तो x0 की वैल्यू आती है सर mg/k। ये हम लोगों ने बहुत पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स करे थे, वहां पर था। तो यहां पर अगर आपका कोई भी ब्लॉक रहेगा ना सर, तो ये हमेशा रुका रहेगा, दिस इज योर मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन क्या है? जहां पर अगर आपने एक ब्लॉक को छोड़ दिया तो ये हमेशा रुका रहेगा। सर नेचुरल लेंथ पे छोड़ूंगा तो, मैंने कहा नीचे चला जाएगा, ये मीन पोजीशन नहीं हुई। mg/k पर अगर छोड़ोगे तो ये हमेशा वहीं पर ही रहेगा, तो यही आपकी मीन पोजीशन हुई। मीन पोजीशन नेट फोर्स 0 है, याद रखना। यहां पर ऑसिलेशन इसी के अबाउट होगा, अबाउट दिस पॉइंट ऑसिलेशन विल अकर, अबाउट दिस पॉइंट ऑसिलेशन हमारे पास होगा। ये ढूंढना पड़ता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहां पर, ठीक है। अब जब आप किसी भी बॉडी को यहां से, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में पार्टिकल टू एंड फ्रो कर रहा है, हो सकता है यहां से यहां जाए, फिर घूम करके यहां से यहां आए, फिर घूम करके यहां से यहां जाए, फिर घूम करके यहां से यहां आए, ऐसे ये पूरा मोशन हमारे पास कर सकता है। ध्यान से देखना, ये ऐसे 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 गया, वहां पर रुका, ऐसे 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 आया, फिर यहां रुकेगा नहीं बेटा, यहां पर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर यहां पर रुकेगा, फिर वापस आएगा वापस आएगा वापस आएगा, एंड यहां पर एक ऑसिलेशन हुआ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने वो छोटी छोटी चीजें दिखी तो अगला चैप्टर में आपको आंखों के सामने मैं साउंड को दिखा दूंगा, आंखों के सामने, भले ही आपको साउंड वेव्स दिखती ना हो, ठीक है, आंखों के सामने आपको विजुअलाइज होने स्टार्ट हो जाएंगी और मैथमेटिक्स क्या बोल रही है वो दिखने लग जाएगी। ये पार्टिकल था, यहां से यहां गया, जितना ये मीन पोजीशन से इधर गया है, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर डायरेक्शन। इधर से इधर कितना गया और इधर से इधर कितना गया, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर डायरेक्शन, दैट इज योर एम्पलीट्यूड।
एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं? जहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ब्लॉक की जीरो। यहां पर पार्टिकल मोमेंटरली एट रेस्ट, ध्यान सुनना, मोमेंटरली एट रेस्ट है, पार्टिकल एक मोमेंट के लिए यहां पर रुकता है, उसको हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। यहां पर भी आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो, एंड हियर ऑल्सो पार्टिकल इज मोमेंटरली एट रेस्ट, एक सेकेंड के लिए रुकेगा, मोमेंटरली एट रेस्ट। याद रखना, सबसे ज्यादा स्पीड आपकी कहां पर होगी? वी मैक्स आपको यहां मिलेगा। एक बार इधर से जा रहा होगा तो वी मैक्स इधर होगा, और जब इस साइड जा रहा होगा तो भी वी मैक्स होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको किधर मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आपको मिलती है मीन पॉइंट पर। स्प्रिंग, जरा देखो, एक स्प्रिंग ऑसिलेशन आपको कल की क्लास में दिखाया था। मीन पॉइंट से जितना ये दूर गया तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। वापिस आया पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इधर जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। तो याद रखना, यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ठीक है? यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जीरो मत बोलना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मिनिमम होती है, और यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। होती कितनी है वो हम लोग बात करेंगे। ये हुआ, ये हम लोगों ने कल की क्लास में बात करी थी। एक टर्म लास्ट रह गया है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, जब पार्टिकल हमारे पास ऑसिलेशन कर रहा है भाई, टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। टू एंड फ्रो मतलब क्या है कि यहां से जब वो इधर जाए तो रोकना पड़ेगा ना भाई। अगर तू पार्टिकल इधर से इधर जा रहा है, तूने धक्का इधर लगा दिया, ये तो भाग ही जाएगा यार, तो रुकेगा कैसे? सर, रुकने के लिए हमेशा वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स हो, ऐसा कुछ कि पार्टिकल सर अगर इधर जा रहा है तो ये रोकने की कोशिश करे, तो पार्टिकल इधर से इधर जाके रुका, फिर ये वापस आया, फिर हमारे पास जब ये इधर जा रहा है तो जैसे ये इधर जाएगा तो भी मेरे को रोकना पड़ेगा, भाई ज्यादा दूर मत चले जाना, राइट? तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो हमेशा किधर लाने की कोशिश कर रहा है? रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, वापस यहीं लाने की कोशिश कर रहा है, वापस यहीं लाने की कोशिश कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं अपना रीस्टोरिंग फोर्स, जो बार बार आपको कहां ले जाने की कोशिश कर रहा है? इस डायरेक्शन में, इधर लाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज योर रीस्टोरिंग फोर्स। क्या आपको सारे बच्चे, क्या आपको ये सारे पॉइंट्स रिकॉल हो गए? एक बार बता दीजिए। क्या आपको यहां पर ये सारे पॉइंट्स रिकॉल हो गए? तो प्लीज एक बार बता दीजिए। यस, कल की क्लास में यही सारी बातें करी थी, है ना? वेरी गुड। अब बात आते हैं कि सर व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन। कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन, कोई भी बॉडी ऑसिलेशन कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, तो आप उसको लिखोगे कैसे? मैंने कहा था रीस्टोरिंग फोर्स। अब बेटा चैट कम से कम करना, मैं चैट बंद नहीं करूंगा, अब ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप चैट कम से कम करिएगा। रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस एक्स की पावर एन, मैंने कुछ ऐसा लिखा था। और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर आपको लगाना है, ध्यान सुनना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर आपको लगाना है तो माइनस के एक्स की पावर एन। ये अगर किसी बॉडी पर फोर्स ऐसा दिख जाए जिसमें एन की वैल्यू आपकी 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन हो, तो ये हमेशा ऑसिलेशन होगा, हमेशा ऑसिलेशन होगा। ध्यान से सुनना। सर क्या कहना चाह रहे हो, मुझे फील नहीं आया। मैंने कहा एग्जाम्पल लो, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसे दिखती नहीं है। मान लो फोर्स इज इक्वल टू -2x², एक ऐसा फोर्स है, और एक फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू -3x की पावर 5, एक ऐसा फोर्स है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इन दोनों में से कौन सा ऑसिलेशन कराएगा? विच वन इज ऑसिलेशन? बाय ऑड नंबर। अब सवाल यही बनता है, सर आपने 1357 के बारे में ही बात क्यों करी? अब मैंने कहा उसको समझना पड़ेगा। अब विच वन ऑफ दीज इज ऑसिलेशन? एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है। अब ध्यान से सुनना, ऑड और इवन का कंसेप्ट। मैंने कहा यार मान लो यहां पर x की वैल्यू 0 डालूंगा तो फोर्स 0 आएगा। हाँ सर, दैट मीन्स मीन पोजीशन आपकी कौन सी हुई? x इक्वल टू 0। ये बात पता लग गई? हाँ। मैंने कहा अगर x की वैल्यू 0 है तो ये मीन पोजीशन है, नेट फोर्स आपका यहां पर 0 आएगा। ठीक है, सारे बच्चे बताना, अगर x की वैल्यू, मैं पार्टिकल को यहां से यहां ले गया, फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? अगर मेरा x पॉजिटिव है
तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? अब कई बच्चों ने ये तो देख लिया सर ऑड है तो ऑड में ही ऑसिलेशन होगा। मैंने कहा हाँ, क्यों होगा? अगर कोई 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा आके आपसे पूछे तो एटलीस्ट आपके अंदर एक लॉजिकल सेंस होनी चाहिए इसको समझाने के लिए। तो अब मैं आपसे पूछूं कि भैया अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो फोर्स आपका कैसा होगा? सर अगर आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव डालोगे तो फोर्स विल बी -2 पॉजिटिव का स्क्वायर, तो सर ये नेगेटिव आएगा। अच्छा, फोर्स तो वेक्टर है। हाँ सर, नेगेटिव मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में है। नेगेटिव आया मतलब पार्टिकल सर अगर इधर जाएगा ना तो फोर्स उसको रोकने की कोशिश करेगा, जाके कहीं ना कहीं तो रुकेगा। मैंने कहा अच्छी बात है। जरा यहां पर देखना, अगर मेरा एक्स नेगेटिव हुआ तो जरा फोर्स की बात करें तो सर फोर्स आएगा -2 नेगेटिव का स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव हो गया सर, फोर्स आ गया नेगेटिव। दैट मींस नेगेटिव मींस वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये बॉडी यहां होती तो भी फोर्स कैसे लगता? ऐसे लगता। अब मेरे को बताओ क्या ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा? सर नेगेटिव ऑड हो सकता है? नहीं। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स रहेंगे। ठीक है, अब सारे बच्चे जरा ये चीज सोचना, इसका अगर किसी बॉडी पर ऐसा फोर्स लग रहा है तो नो टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन हो ही नहीं पाएगा बेटा, पार्टिकल को रुकना जरूरी था, तो ये ऑसिलेशन कभी होगा ही नहीं। यहां से यहां पार्टिकल जा रहा है, रुक रहा है, जैसे ही रुकेगा इसके बाद फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यहां के बाद तो ये इस डायरेक्शन में ही चला जाएगा, कभी भी टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा। इवन पावर्स, अब ध्यान सुनना, हमेशा एक्स की जगह 4 होता, वो 2 की जगह 4 होता, तब भी यही कहानी बनती। 6 होता तब भी यही कहानी बनती, 8 होता तब भी यही कहानी बनती। तो इवन पावर्स में टू एंड फ्रो मोशन होता ही नहीं है। यस, जरा अब देखते हैं सर इसमें हो जाएगा ऑड में। मैंने कहा हाँ, जरा देखो सारे बच्चे जरा यहां पर नोटिस करना, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो सर फोर्स 0 आ रहा है। मैंने कहा हाँ, तो मीन पोजीशन आपकी क्या हो गई सर? x की वैल्यू 0 हो गई। मैंने कहा अच्छा, दैट मींस अगर आप x की वैल्यू 0 से इसको पॉजिटिव x पर लेके जाओ, फोर्स बताना फोर्स कैसा आएगा सारे बच्चे? तब फोर्स हमेशा वेलोसिटी का अपोजिट होगा? नहीं, रुकने के लिए तो होना ही चाहिए, क्योंकि पार्टिकल को रोकना है दोनों साइड में। तो जब वो एक्सट्रीम पॉइंट पर जा रहा है तो फोर्स उसकी अपोजिट होना चाहिए। वापस आते समय तो स्पीड अप करेगा ना बेटा, वापस आएगा जब, है ना? तो अभी जरा यहां पे समझना, x पॉजिटिव हुआ तो सर -3 इंटू पॉजिटिव का स्क्वायर बनेगा। मैंने कहा सर फोर्स आ गया नेगेटिव। मैंने कहा अच्छा, दैट मींस सर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस तो इसका सर डायरेक्शन बताएगा, फोर्स ये आएगा सर। मैंने कहा अच्छा, तो रुकेगा। जरा x की वैल्यू सर अगर आप नेगेटिव डाल रहे हो, x की वैल्यू अगर आपने सर नेगेटिव डाली तो हमारे पास जरा देखना इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फोर्स आएगा, अगर आप सभी लोग खुद से भी ट्राई करते तो -3 इंटू नेगेटिव का स्क्वायर सर, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा सर। फोर्स आया हमारे पास यहां पर, ये पावर 5 है, सॉरी यहां पर पावर 5 है और यहां पर पावर 5 है, तो माइनस की पावर 5 करोगे तो हमारे पास क्या रहेगा सर? नेगेटिव ही रहेगा। तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा सर। दैट मींस डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, तो अब ये इधर भी रुकेगा। समझ रहे हो? इधर गया तो फोर्स नेगेटिव है, रोकने की कोशिश करी, रुक गया, फिर वापस आया। ठीक है, इधर गया तो फोर्स इस डायरेक्शन में, तब जाकर के रुकेगा। तो यहां पर भी आपका एक्सट्रीम बनेगा, यहां पर भी आपका एक एक्सट्रीम बनेगा, टू एंड फ्रो मोशन हो गया, टू एंड फ्रो हमारे पास हो गया, तो इसीलिए ये ऑसिलेशन है। यस, अभी रुक जाओ बेटा, ये सवाल क्या रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा इसके अपोजिट होगा नहीं होगा, अभी रुक जाओ, अभी बहुत डिटेल बात करनी है। तो आपको सबसे पहली बात यह समझ आनी चाहिए कि मैंने ऑड इंटीजर्स की बात क्यों करी कि सर n की वैल्यू 1 3 5 7 9 ये सब ही क्यों हो सकती हैं? क्योंकि इवन पार्ट में कभी भी टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा, आप करके देख सकते हैं। ऑड वाले पार्ट में हमेशा टू एंड फ्रो मोशन होगा। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, ये सारे के सारे ऑसिलेशन है, तो सर आप एसएचएम क्या कह रहे थे? ध्यान सुनना, व्हेन n इज इक्वल टू 1, when n is equal to 1, अगर आप देखें तो it is a special case, it is a simple case of oscillation, सिंपल केस ऑफ ऑसिलेशन, जिसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे सिलेबस में सिर्फ n की वैल्यू 1 ही होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन।
क्लियर हुई क्या बात? एंड हमारे लिए सिलेबस में SHM ही है, हमारे सिलेबस में आपको SHM ही पढ़ना है। सर n का मतलब क्या होता है? n पावर है यार, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 3 5 7 9। सर इवन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि टू एंड फ्रो मोशन नहीं होगा इवन में। ऑड में तो सर पावर कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा हाँ, तो 1 3 5 7 9 तो ये सारे ही ऑसिलेशंस होंगे। यस, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें इसका सबसे सिंपलेस्ट केस पढ़ना है। ऑसिलेशन का सबसे सिंपलेस्ट केस कौन सा होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। वर्ड में लिखा हुआ है सिंपल, तो सबसे सिंपल केस है n की वैल्यू 1। तो याद रखना, कंडीशन ऑफ SHM, या पहले बात करते हैं कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है। सर कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन है हमारे पास, ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन है हमारे पास, रीस्टोरिंग फोर्स शुड बी इन ऑर्डर ऑफ x की पावर n ऐसे, और n की वैल्यू 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन ये होती है। मैंने कहा अच्छा, तो कंडीशन ऑफ SHM क्या होता है? कंडीशन ऑफ SHM सिंपल हार्मोनिक में क्या होता है? सर n की वैल्यू जब 1 होती है, जब भी आपका रीस्टोरिंग फोर्स -kx के ऐसे दिखेगा, दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM। n की वैल्यू जब हमारे पास 1 होती है, उसको हम लोग SHM कहते हैं। क्लियर हुआ क्या? यस और नो? हाँ या ना? याद रखना, ऑल ऑसिलेशंस, ये ऐसे सवाल मिलते हैं, ऑल ऑसिलेशंस या ऑल SHM, जितने भी SHM हो रहे हैं आर ऑसिलेशंस, जितने भी SHM है सारे के सारे ऑसिलेशंस होते हैं। बट ऑल ऑसिलेशंस आर नॉट SHM। ऑसिलेशंस आर नॉट SHM। SHM ऑसिलेशन ही है, तो जितने भी SHM हो रहे हैं सब ऑसिलेशन है। लेकिन सारे ऑसिलेशन क्या SHM हुए? नहीं। जब n की वैल्यू 3 थी तो उसको SHM नहीं बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलेंगे। n की वैल्यू 5 थी तो SHM नहीं बोलेंगे, ऑसिलेशन बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? यस, तो ये हुआ हमारे पास। अब देखो यहां पर मैथ्स आएगी, एंड मैथ्स इतनी स्मूथली आएगी। किस किस को साइन कॉस से बहुत डर लगता है, पहले बता दीजिए। सर मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर आएगी, सेम एज स्प्रिंग। यस, अभी रुक जाओ, आगे मत भागो। मैंने क्या बोला? बहुत सारी माइन्यूट चीजें छोड़ दोगे, ठीक है? सारे बच्चे मुझे बताइए, आप में से कितने सारे बच्चों को साइन कॉस से देख के ही डर बैठता है? नॉट मी, नॉट मी, नॉट मी। बहुत अच्छी बात। जिनको नहीं डर लगता है, कुछ बच्चों को लगता होगा, मेरे जैसे लोगों को, ठीक है? अगर आपको डर नहीं लगता है तो आगे आने वाले दोनों चैप्टर आपके लिए आसान है। मेरे को अपने टाइम पर बहुत डर लगता था यार, साइन और कॉस कहीं दिख जाता था, ट्रिग्नोमेट्री दिख गई, मैं छोड़ने लग जाता था, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, ये हुई कंडीशन, आपसे स्कूल में पूछी जा सकती है। अब देयर इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ध्यान सुनना। सर ये क्या आ गया अचानक से? कुछ नहीं आया, रुक जा, मेरे को आपकी ना चैट रोकनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब कहां गया वो, ठीक है? क्योंकि अगर आपने इनको थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट करा, चीजें खराब होती हैं। ध्यान सुनिएगा। सर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM क्या है? अभी आप मैथ्स में शायद आप लोगों ने डिफरेंशिएशन एंड ऑल पढ़ा होगा। 11वीं या 12वीं में आपके मैथ्स के सिलेबस में है डिफरेंशियल इक्वेशंस, दैट विल बी इन योर सिलेबस, ठीक है? उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको बताया जाएगा। जैसे अभी आप लोगों ने इंटीग्रेशन तो मेरे से थोड़ी बहुत सीखी है, लेकिन मैथ्स की जब इंटीग्रेशन आएगी क्लास 12वीं में, तब आपको पता लगा अरे इतनी सारी थी क्या। यस, जैसे हम लोगों ने ग्राफ पढ़े, आप लोगों ने मैथ्स में तो बहुत अजीब से ग्राफ पढ़े, सिग्नम फंक्शन एंड ऑल, सो मेनी, है ना? हम लोगों को जितनी जरूरत थी हम लोगों ने उतना ही पढ़ के अपनी कहानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैथ्स में पहले तुम्हें ग्राफ पढ़ाया जाए, फिर जाके मैं तुम्हें काइनेमेटिक्स में ग्राफ समझाऊं, तो मेरे लिए तो बहुत डिले हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या करा कि अपने काम वाली मैथमेटिक्स आपको पहले सिखा दी, और उससे हम लोगों ने अपना काम चलाया। मैथ्स अभी बहुत डिटेल में जाएगी। जैसे हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा, मतलब मैथ्स की जो इंटीग्रेशन होगी वो बहुत बहुत ज्यादा अजीब अजीब से फंक्शंस को आपको इंटीग्रेट करना भी सिखाया जाएगा। फिजिक्स में उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हम लोग ऑलमोस्ट पूरी 11वीं क्लास आ गए, हमें किसका इंटीग्रेशन करना पड़ा? साइन का करना पड़ा, कभी कॉस का करना पड़ा, कभी 1/x का इंटीग्रेशन करना पड़ा, कभी x² x³ इनका, बस इतनी की ही हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है?
वैसी ही डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैथ्स में पढ़ाई जाएगी। हमें इतना ज्यादा हाई लेवल नहीं, हमारा जो काम का है वो जरा देखना। मैं फोर्स, अगर मैं कोई भी पार्टिकल एसएचएम में है तो सर फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये कंडीशन है। ये क्या है? कंडीशन की अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये हमेशा एसएचएम होगा। फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, यस, ध्यान से सुनना। और ए की बात करें तो, या फिर आप देखें, मैं एक्सेलरेशन को डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लिख सकता हूं, हां सर। और इसको ऐसे लिख लीजिए माइनस के एक्स, और इसको इधर ले आए तो m इज m डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे आया। और डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर m से मैंने डिवाइड कर दिया, k बाय m इंटू एक्स इक्वल टू 0, ऐसे आया। कोई खतरनाक बात यहां है नहीं, ध्यान सुनिएगा, कोई खतरनाक बात है नहीं। फोर्स इक्वल टू एम ए रखा, ए क्या होता है याद करो, v होता है सर dx बाई dt, मैंने कहा अच्छा। और a क्या होता है सर dv बाई dt होता है। मैंने कहा दैट मींस a इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यस। तो मैंने a को d स्क्वायर एक्स बाई dt स्क्वायर रखा और इसको इधर ले गया, मास से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसी को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसको सिंप्लीफाई, के बाय एम को एक ओमेगा स्क्वायर और ले लेते हैं, तो इसको कहीं कहीं पर आप ऐसे देखोगे, सर ये लिखना है बिल्कुल डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। आपको कई कई जगह पर ये भी दिखेगा, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट में के बाय एम, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट में के। सर ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया, ओमेगा क्यों नहीं लिया, सब बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सारे बच्चे इसको लिखिए, सारे बच्चे इसको लिख लीजिए आराम से, ठीक है। यस सर, बताना क्या चाह रहा है पहले एक बार लिख के डन लिखो, और बिल्कुल फोकस से सुनना है आज की क्लास। कैन यू रिपीट, देखो मैथमेटिकली अब क्या रिपीट करूंगा, यही इक्वेशन है ना। बताना क्या चाह रहा है, फिजिक्स एक बार जोड़ेंगे, तो मेरे को एक बार बताना। ये आप लोगों ने लिख लिया, डन लिखना एक बार लिखने के बाद, ठीक है। अब चलिए बताना क्या चाह रहा है, अब आप मेरे को बताओ 1,1 लाइज ऑन 2y प्लस 3x इक्वल टू 5, ट्रू और फॉल्स। सारे बच्चे जरा एक बार बताना। सारे बच्चे, मैंने आपको एक पॉइंट दिया 1,1 क्या 2y प्लस 3x इक्वल टू 5 पर लाई करता है या नहीं। 10वीं या 9वीं क्लास का सवाल है, कोई बहुत खतरनाक बात नहीं, ठीक है। सर ट्रू, आपने कैसे बताया, कैसे बताया सर? हम लोगों ने LHS निकाला, ये 1,1 डाला, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, सर ये 5 आया, और ये RHS के बराबर है, तो ऑब्वियसली ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन पर हमारे पास होगा। ये करा आप लोगों ने, बहुत बेसिक सी चीज है। अब समझना, मैं ऐसे ही आपको एक पॉइंट दे दूं कि क्या x स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन है, यस। मैंने कहा क्या 1,1 इस पर लाई करता है, इलिप्स पर लाई करता है। व्हाट यू विल डू सर, 1,1 को इसमें डालेंगे, अगर ये सेटिस्फाई करके 1,1 डालने के बाद अगर ये 1 आ जाएगा, तो सर ये पॉइंट इलिप्स के कर्व पर लाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यही तो आप लॉजिक लगा रहे हो, यस। एक्चुअली में ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये आपका क्या है, एक इलिप्स है, ऐसी सर्कल है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, एंड सो ऑन, सो मेनी फंक्शंस आर देयर, राइट। जो एसएचएम हो रहा है, जो पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, उसमें भी एक इक्वेशन है। उसकी इक्वेशन क्या है, ये समझ रहे हो? जैसे एक स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, इन सबकी एक इक्वेशन है। जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है, उसमें भी उसका जो इक्वेशन है वो ये होता है, ये वाला, ठीक है। अब देखने में थोड़ी अटपटी लग रही है, आप बस इसको ये मान लो कि यार जब पार्टिकल एक एसएचएम कर रहा है, तो उसमें जो पार्टिकल का एक्स है, विच इज पोजीशन, ध्यान सुनना, एक्स क्या है, पोजीशन,
पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम। तो ऐसा कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा होगा तो उसका पोजीशन समय के साथ वेरी करेगा। हाँ, तभी तो टू एंड फ्रो हो रहा है ना भाई। तो वो जो पोजीशन है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सर ये पाथ की इक्वेशन है, नहीं, ये एक्स की इक्वेशन। जो आपका एसएचएम हो रहा वो तो वन डायमेंशन हो रहा था। ध्यान समझिए, अगर मैं यहां पर आपको सिमुलेशन में, अच्छा यार ये बंद हो जाता है ना, बार बार रिस्टोर करें तो खुल जाएंगे हमारे पास। हाँ, ध्यान समझना, हमारे पास जब मैं इस सिमुलेशन की बात यहां पर कर रहा हूं, ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है, यहां पर आपकी ब्राइटनेस मैं थोड़ी सी कम कर देता हूं, जरा ध्यान समझना। जब ये पार्टिकल यहां पर एसएचएम कर रहा है, सर आपको कैसे पता है एसएचएम कर रहा है? मैंने कहा जब ये मीन पोजीशन से इधर जाएगा तो इसके ऊपर खींचने वाला फोर्स कितना है, kx, तो एसएचएम है। तो क्या जब ये एसएचएम कर रहा है किसी सर्कल में चल रहा है, पैराबोला पे चल रहा है, इलिप्स पे चल रहा है? नहीं, ये हमारे पास सर वन डायमेंशन में चल रहा है। तो क्या इसकी पोजीशन समय के साथ वेरी कर रही है? हाँ सर। तो मैंने कहा जो ये वेरी करेगी ना वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्या आपको ये बात समझ आई कि जो भी पार्टिकल की पोजीशन वेरी करेगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए? समझ आई? जैसे आपको सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इन सब की इक्वेशन याद है, तो कोई भी पार्टिकल, इसको ऐसे लिखिए अपनी भाषा में, कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम में होगा, कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम में होगा तो पार्टिकल की पोजीशन हमेशा ठीक है, हमेशा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेगी। को हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ये है। क्लियर? जस्ट लाइक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इन अ प्रोजेक्टाइल, बिल्कुल ठीक है, समझ आई बात? अब हम लोग ना मैथ्स वालों के पास गए। देखो ये पार्टिकल बार बार, ध्यान से सुनना, ये पार्टिकल बार बार टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा है, बार बार इसको ना कैसे कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। ये पार्टिकल बार बार टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। ध्यान सुनना, मैथमेटिक्स कैसे, बिना मैथमेटिक्स के ये चैप्टर नहीं है। मैंने मैथ्स वालों को बोला कि यार जब पार्टिकल यहां मोशन कर रहा है तो इसका पोजीशन टाइम के साथ डिपेंड होना चाहिए। तो मैथ्स वालों ने कहा हाँ, क्योंकि समय के साथ पोजीशन वेरी कर रहा है। मैंने कहा मेरे को एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन बताओ, मेरे वर्ड्स को सुनना, मेरे को एक ऐसा मैथमेटिकल फंक्शन बताओ जो पीरियोडिक हो, और इसके बारे में सही बता दे। मेरे वर्ड्स को सुनना। हम लोग तरुण सर के पास गए और मैंने कहा कि सर देखो ये पार्टिकल चल रहा है। कह रहा है आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, तो x इक्वल टू टी स्क्वायर, तो वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। मैंने कहा हाँ। x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t क्यूब, तो वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा सर टी स्क्वायर ना पैराबोलिक है, वो वहां पर पार्टिकल की पोजीशन जाती जा रही है। मुझे एक ऐसा फंक्शन बता दो जो कहीं ना कहीं पीरियोडिक हो, एक समय के बाद बार बार रिपीट करे, क्योंकि यहां पर पार्टिकल एक बार आया, फिर कुछ समय के बाद फिर से आएगा, फिर कुछ समय के बाद फिर से आएगा। तो मेरे को मैथ्स में तो बहुत सारे फंक्शन है। वेरी गुड, अब आप पकड़ पा रहे कि यहां से साइन और कॉस क्यों आया। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरे को एक मदद करो कि मेरे को ना एक मैथमेटिक्स का एक ऐसा फंक्शन दो जो पीरियोडिक हो, जो बार बार रिपीट कर रहा हो। तो तरुण सर ने कहा सर मैथ्स में तो बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शन है। सारे बच्चे दिल बनाइए, मैथ्स में तो बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, सिर्फ साइन कॉस की बात नहीं आई। अब बात आएगी कि हमने साइन और कॉस क्यों पकड़ा, उसको बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिक्स को समझना। नॉर्मली टीचर क्या करते हैं, ये आया इसी में x इक्वल टू ए साइन, क्यों, अब वो समझना। मैथ्स वालों को बोला कि सर मेरे को इस मोशन को समझाने के लिए कोई पीरियोडिक फंक्शन दे दो। तो उन्होंने कहा यार मैथ्स में तो बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। हम लोग मैथ्स में तो सवाल भी करते हैं कि भाई इसका टाइम पीरियड कितना होगा, इसका टी निकालिए, है ना। अब उन्होंने कहा कि सर देखो मेरे पास तो लिस्ट पड़ी है, इसमें से जो आपको यूज करना कर लो। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा भाई देखो मेरे को पास तो, मैथ्स वालों के पास तो बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं, लेकिन उनमें से कौन एसएचएम को प्रूव करेगा जो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। अब बताइए हाँ या ना।
भाई जैसे मैंने आपको बोला कि भाई 1,1 क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 पर लाई करता है? यस। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है, 2,1, 3,2, -1,4, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कौन इसको सेटिस्फाई करेगा? जो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो स्ट्रेट लाइन पर होगा। तो पूरी मैथ्स में जितने भी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस थे, ध्यान सुनना, मैथ्स में जितने भी पीरियोडिक फंक्शंस थे मैंने सर से लिस्ट ले ली और मैंने कहा भाई इनमें से वही एसएचएम होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। समझ रहे हो? तो अब जरा ध्यान सुनना, देयर आर सो मेनी, मैं पूरी कहानी लिख रहा हूं, देयर आर सो मेनी पीरियोडिक फंक्शंस, सो मेनी पीरियोडिक फंक्शंस, ठीक है, विच जो हमारे पास विच कैन रिप्रेजेंट अ पीरियोडिक फंक्शन, मतलब बार बार रिपीट होते हैं। तो मैथ्स वालों के लिस्ट में से हम लोगों ने चोरी करी, ठीक है। क्या? अगर सारे बच्चे जरा देखना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, अगर मैं आपको ये फंक्शन दे दूं, मैथ्स वालों ने दिया कि सर आप इसको रख करके देख लो या इसको रख करके देख लो, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, उन्हीं की लिस्ट में से मैंने एक ये फंक्शन निकाले। सर फाई क्या है, ये क्या है? मैंने कहा भी रुक जा भाई, उन्होंने लिस्ट दी, इतने सारे पीरियोडिक फंक्शन है सर हमारे पास, tan का भी है हमारे पास, tan x भी हमारे पास पीरियड। मैंने कहा ठीक है, लिस्ट मिल गई, उनमें से हम लोगों ने इन दोनों को पकड़ा। जरा ध्यान सुनना, सर आपको कैसे पता ये एसएचएम रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने कहा भाई मेरे को नहीं पता, मैं तो इसको सेटिस्फाई करा करके देखूंगा। सर ये नोट कर रहा है? बिल्कुल नोट करिए, गधे हो क्या? ठीक है, हम लोगों ने उस लिस्ट में से दो ही निकाले। जैसे अब मैं इसको, सर इसको कैसे सेटिस्फाई करेंगे? मैंने कहा dx बाई dt निकालो। सर dx बाई dt एक कांस्टेंट है, यस। साइन का डिफरेंशिएशन सर cos ओमेगा टी प्लस 5 बनेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। और सर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो सर ओमेगा और आ जाएगा, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया सर a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस 5। मैंने कहा ठीक है भाई, ध्यान से देखना, मैंने कहा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालो, डबल डिफरेंशिएशन करो, तो सर ये आ जाएगा a ओमेगा, हमारे पास बाहर निकाला, कॉस का डिफरेंशिएशन है सर माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनोगे, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। और फिर चेन रूल लगाओगे बेटा, ओमेगा टी प्लस 5 का जरा डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू टी। कुछ बच्चे कहते हैं सर ओमेगा कहां से आ गया? अबे इसका चेन रूल लगाएगा, डिफरेंशिएशन करेगा, ओमेगा आएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1, 5 एक कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, ओमेगा ही तो आएगा। तो जब तूने एक और बार करा तो यहां पर ओमेगा और आया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये आया, ठीक है, ये हमारे पास आया। अब जरा देखना, मेरे पास दोनों चीज आ गई। अब जरा देखते हैं क्या इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने यहां पर क्या करा, ध्यान से सुनना, इस इक्वेशन में डाला डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो ये आ रहा है सर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, मैंने कहा प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स। एक्स कितना था सर? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर आप देखें 0 आ गया, और हमारे पास अगर ये देखा जाए, ये हमारे पास 0 आ गया, दिस ये रिप्रेजेंट्स एसएचएम, ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हुई क्या बात? बेटा मैथ्स को थोड़ा सा दिमाग से चलाना, यस। मनन दत्ता बिल्कुल अभी आ रहे हैं, अभी ध्यान सुनना, मैंने कहा कि यार ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये इक्वेशन हमने निकाली कहां? निकाली सर आपने कंडीशन ऑफ एसएचएम से। मैंने कहा यस, तो इस कंडीशन से ये इक्वेशन आई। और जो भी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शंस हैं, मैथ्स में हजारों करोड़ों पीरियोडिक फंक्शंस हैं, उनमें से जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया वो एसएचएम हो गया। ये भी आप आगे चल के ये भी एसएचएम को यू कह सकते कि अगर मैंने कहा कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है, दिस इज एन एसएचएम, समझना सर, ये भी एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा हाँ सर, कैसे प्रूव करोगे? मैंने कहा इसको सेटिस्फाई करेगा, करके देखो। dx बाई dt निकालना बेटा, डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सर एक कांस्टेंट है, कॉस का डिफरेंशिएशन सर माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5, और सर चेन रूल लगाओगे तो ओमेगा और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5, यस।
डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। सर एक और बार डिफरेंशिएशन कर ले, मैंने कहा तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस ए ओमेगा, ये आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन सर कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, यस सर एक ओमेगा और आ जाएगा चेन रूल से, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस हमारे पास ए ओमेगा का स्क्वायर। हम लोगों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, हमारे पास कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आया, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या हमारे पास? यहां पर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है हमारे पास, नहीं ठीक है फिर सही है। अब जरा इस इक्वेशन में डालना, जैसे आप इस इक्वेशन में डालोगे तो ये आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, हाँ सर, प्लस सर ओमेगा स्क्वायर एक्स कितना है सर, एक्स था ये, तो दैट इज ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए फिर से जीरो आ रहा है, ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एसएचएम। क्लियर? ये दोनों ही एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हुई क्या बात? अब मेरे को ना फिजिक्स वालों को अब लगा कि यार देखो हमें ना एक ऐसा फंक्शन मिल गया है जो पीरियोडिक है, जो पीरियोडिक है, बार बार रिपीट कर रहा है, फिक्स टाइम पर रिपीट कर रहा है। और सर इतने सारों में से आपने साइन वाले को ही क्यों पकड़ा? क्योंकि साइन प्लस वन और माइनस वन के बीच में होता है। हाँ अब देखो मैथमेटिक्स ये रघुवीर बेटा, बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ सिलेक्टिंग, हमारे पास ध्यान सुनना, बेनिफिट ऑफ सिलेक्टिंग हमारे पास x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और ए कॉस ओमेगा टी। अब आपके दिमाग में भी चलेगा सर इसमें से, इतने सारों में से यही क्यों पकड़ के पढ़ाने लग गए आप लोग? क्योंकि अगर आप देखें पहली बात ये पीरियोडिक था, ये पर्टिकुलर टाइम के बाद कभी भी आप साइन का ग्राफ बनाएंगे पीरियोडिक है, कहीं पर भी टूटता नहीं है, ऐसा नहीं जैसे टेन का ग्राफ है। टेन का ग्राफ अगर आप देखो तो वो टूट जाता है, एक पॉइंट के बाद एक्स की वैल्यू मिलेगी नहीं। अगर आप टेन के ग्राफ को अगर आप देखोगे तो आई थिंक कुछ ऐसा आपका ग्राफ रहता है, जैसे पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू पर आएगा, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो उस समय पोजीशन बताएगा ही नहीं। तो सर इसके बाद रिपीट तो हो ही रहा है टेन का ग्राफ, लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे लिए, ध्यान से समझ, मेरे लिए अगर मैं किसी का एक्सटी ग्राफ बना रहा हूं, हमारे लिए फिजिकल क्वांटिटी है, एक्स पोजीशन है, मैथ्स का कुछ एक्स नहीं है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन अचानक से गुम नहीं हो सकती, समझ रहा है? अचानक से गुम नहीं हो सकती कि भाई अचानक से यहां पर इंफिनिटी पर था, अचानक से माइनस इंफिनिटी पर चला गया। भाई फिजिकल क्वांटिटी है, मेरी पोजीशन, ऐसा नहीं हो सकता मैं अगर इंफिनिटी पर हूं अचानक से इस साइड चला जाऊं, नहीं हो सकता हमारे लिए। इनफाइनाइट वेलोसिटी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है फिजिक्स में। दैट मीन्स मेरे पास है तो बहुत सारे, मेरे पास है तो बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शन, लेकिन मैं उसमें से दिमाग लगाकर ही सिलेक्ट करूंगा। पीरियोडिक है, कॉन्टिन्यूस मेरे को बेनिफिट ये मिला कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है ना। कॉन्टिन्यूस कहने का मतलब हमारे पास क्या हुआ, ऐसा नहीं कि किसी टाइम पर पार्टिकल कहीं और चला गया। दूसरी बात, हमारे पास साइन की वैल्यू अगर आप देखें, साइन की वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के बीच में थी। दैट मीन्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विल बी बिटवीन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल हमेशा किसके बीच में रहेगी? बिटवीन हमारे पास प्लस ए एंड माइनस ए, जो हमारे पास एसएचएम में था। यस और नो? यस और नो? क्योंकि साइन की कॉस की वैल्यू हमेशा प्लस वन और माइनस वन के बीच में है। हमारे लिए मैंने कहा था एसएचएम में पार्टिकल या तो प्लस ए में जाएगा या तो माइनस, इससे दूर जा ही नहीं सकता, तो मेरे को वो भी रोकना था, तो यही वाला फंक्शन ज्यादा बेटर बना हमारे लिए। सर वाई वी टेक दिस एंगल, रुक जा भाई, पहले समझ कि साइन और कॉस ही क्यों, आपने मैथ्स में पढ़ा है बहुत सारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। सर आप इन दोनों को ही क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि उसके पीछे भी हमारे पास कई सारे रीजंस हैं। मेरे को तो मैथ्स वालों ने लिस्ट दे दी कि सर आप यूज करना चाहो कर लो, लेकिन मैं इनमें से क्यों ही इनको पकड़ रहा हूं? क्योंकि ये मेरी सिचुएशन के लिए बिल्कुल सटीक बैठते हैं, इसलिए हम लोग इनको यूज करते हैं। क्लियर? बात यहां तक समझ आई आपको? यस, हाँ या ना? अब बात आई, वी ऑल्सो नो दैट साइन और कॉस इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। देखना हम लोग, आप कैसे प्रोग्रेस कर रहे हो, ये ईयर्स
की वो है चीजों लोगों ने जो सोची है, उसी को मैं आपको फ्लो में सोचने के लिए मदद वो कर रहा हूं। साइन एंड कॉस ग्राफ, साइन एंड कॉस ग्राफ्स। अब बात आती है, कुछ बच्चे इस पर अटके पड़े हैं, सर ये क्या बवाल है, रुक जा। साइन एंड कॉस ग्राफ्स आर इंटर कन्वर्टेबल। यस, साइन और कॉस ग्राफ्स हमारे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। सर इसका मतलब मैं साइन के ग्राफ को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, ये बात कैसे हो गई सर? मैंने कहा देख, ये साइन का ग्राफ है ना, साइन का ग्राफ है, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, 3π/2 है और 2π है। ये साइन का ग्राफ है। यस, हाँ या ना? सर वाई नॉट सेक एंड कोसेक? भाई उसका फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, पहले देख लेना, ठीक है। मैंने तेरे को क्या बात बोली भाई, अब देख तू उसको प्रॉपरली मैथ्स में मत लेके जा, अभी मैं एक और सवाल कराऊंगा। तू सीकेंट और कोसिकेंट पर बैठा है, ये ले हमारे पास नेसेसरी कंडीशन, इसके बाद इसी को मैं बता रहा हूं, ये ले आ गया। अभी रुक जा भाई, तू मत भाग आगे यार, मैं बहुत सारी चीजें बताना चाह रहा हूं, उस फ्लो में समझने की कोशिश कर, ठीक है। अगर तुम्हें डाउट है ना कि सर इस वाली इक्वेशन को क्यों नहीं, तो d2x/dt² प्लस ω² में रख करके देख ले, अगर सेटिस्फाई कर गया तू भी यूज कर सकता है, लेकिन यूज करा जा सकता है। और उसके बाद ये भी सोचना कि वो क्या +1 और -1, +a और -a को सेटिस्फाई करेगा, क्या हमारी एचएचएम को समझा पाएगा? अगर समझा पाएगा तू भी यूज कर ले भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा ध्यान सुन, साइन एंड कॉस ग्राफ्स आर इंटर कन्वर्टेबल। सर इसका मतलब, मैंने कहा अगर मैं इस ग्राफ को, बेटा ध्यान समझ, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। जिसको समझ नहीं आ रहा बेटा, समय लगेगा, तू नया आया है, बिल्कुल नया आया है फॉर श्योर, या फिर मैथ्स बिल्कुल खत्म है। ये साइन का ग्राफ है, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे शिफ्ट कर दूं तो ये किसका ग्राफ बन गया बेटा? सारे बच्चे मेरे को बताना, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे शिफ्ट कर दूं, कितना एंगल शिफ्ट करा है अभी देखना, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे शिफ्ट कर दूं तो ये किसका ग्राफ बन गया बेटा? आगे तो कॉन्टिन्यूस रहेगा, ये किसका ग्राफ बन गया? कॉस का, है ना, कॉस का ग्राफ बन गया। अब देखना सर कितना शिफ्ट करा आपने, याद करो आप लोगों ने साइन ω/t + π/2, साइन ω/t - π/2 ये सब पढ़ा हुआ है, मैथ्स में आपको सब पढ़ाया है, जरा ध्यान सुनना। ये तो सर कॉन्टिन्यूस ग्राफ होते हैं, मैंने कहा हाँ, तो यहां पर आपका अगर मैं बात करूं -π/2 ऐसे होगा, फिर -π होगा। ध्यान सुनना, अगर मैं इसके स्टार्टिंग पॉइंट को कितना एंगल ले गया, π/2, कितना एंगल यहां पे था स्टार्टिंग पॉइंट, कितना लेके गया हूं, π/2। तो जैसे आपने π/2 से शिफ्ट करा, व्हेन साइन ग्राफ इज शिफ्टेड बाय π/2 बाय π/2, तब हमारे लिए, ध्यान से सुनना, तब हमारे लिए ये ग्राफ कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्राफ कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो इस वाले को हटा दो तो ये कॉस का ही ग्राफ बन गया हमारे पास कहीं ना कहीं। हाँ सर, अब बात आई ये इन दोनों में से कौन सा यूज करें, सारे बच्चे बताना, इन दोनों में से हमारे लिए बेहतर कौन सा है, या कोई अलग चीज बता रहा है? सारे बच्चे देखो, आप लोगों ने पढ़ा है, अगर नेगेटिव अगर आप देखें तो अभी प्लस माइनस का छोड़ देना, y = a sin ω/t + π/2 कितना होता है? सर ये तो कॉस होता है। तो अब जरा ध्यान सुनना, इनमें से बेहतर कौन सा है? दोनों ही सेम हुए, समझ रहे हो, दोनों बात सेम है। इसमें फाई की वैल्यू जैसी तूने, ध्यान सुन, फाई की वैल्यू तूने π/2 कर दी, फाई की वैल्यू π/2 कर दी, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? सर ये तो कॉस में कन्वर्ट हो गया। मैंने कहा हाँ। पाई की वैल्यू अगर तूने 0 कर दी तो सर ये तो साइन का ग्राफ हो गया। समझ आई बात? दोनों ही बराबर है भाई,
दोनों ही बराबर हैं, और जब दोनों ही बराबर हैं आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इनमें से कोई सा भी एक यूज कर लो। कहानी कहां से चलती हुई आई, कहां पर आई, अब बात आई ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ सर, तो मैंने कहा कि यार इन दोनों में से कौन सा यूज करूं यार, तो कोई दोनों ही बराबर है, ठीक है। अगर मान लो सर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसमें ए कॉस ओमेगा टी आना था, तो आप तो साइन वाला यूज कर रहे हो, आना कॉस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा भाई फाई की वैल्यू π/2 कर देगा, अपने आप ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो जनरल बनाया था हम लोगों ने, ठीक है। तो ध्यान सुनना, बोथ आर हमारे पास इक्वल वी, अब इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो आप जनरली पूरी दुनिया किसको यूज कर रही है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको यूज कर रही है, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई को यूज कर रही है। फाई हमारे पास होता है इनिशियल फेज, अभी आएंगे सब चीजों पर डिटेल में आऊंगा, ध्यान सुनना। इनिशियल फेज, ओमेगा हमारे पास है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी सब आएगा, चुपचाप पढ़ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज 2π/t, जो सर्कुलर मोशन में पढ़ा है आपने, ठीक है। और यही आपका अंडर रूट में k/m आता है। ए है आपका एम्पलीट्यूड, पहले इसको चुपचाप लिखिए फिर डन बोलिए, पहले चुपचाप लिखिए फिर डन बोलिए, ठीक है। सर सेकंड क्वाड्रेंट का कॉस, अबे गधे हो क्या, ए साइन ओमेगा टी प्लस π/2 कॉस ओमेगा टी ही होता है। साइन का देखोगे कि सेकंड, अबे यार इनकी तो मैथ्स ही खत्म है, इसीलिए ना लाखों बच्चे इसको छोड़ते हैं, ठीक है। तो भाई सर ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो कॉस नेगेटिव, अबे इसका साइन दिखेगा कॉस का दिखेगा गधे, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो प्लस ए कॉस ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा, तो प्लस कॉस ओमेगा टी का ही तो ग्राफ है ये गधे इंसान, हाँ या ना, यस, हाँ। अब किसी के अंदर ये डाउट आए सर आप कॉस वाले को क्यों यूज नहीं, अबे वो और ये सेम ही बात है, फाई की वैल्यू अलग अलग रखेगा तो इसमें कन्वर्ट कर सकता है, फाई की वैल्यू 0 कर तो कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है, फाई की वैल्यू π/2 कर देगा साइन का ग्राफ आ जाएगा, समझ रहा है। तो ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, बस फाई का खेल होगा। तो हमें जनरल कोई भी पार्टिकल, ध्यान सुनना, कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम में है अबाउट मीन पोजीशन, तो उसकी पोजीशन समय के साथ कैसे वेरी करेगी, उसकी पोजीशन टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी, वो होता है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसे वेरी करेगी, ये टाइम के साथ ऐसे वेरी करेगी। अब यहां तक क्यों पहुंचे, एक बार पॉज लीजिए और सोचिए, ठीक है, एक बार पॉज लीजिए और सोचिए। सबसे पहली बात कि सर ऑड क्यों, मैं हर चीज का डिटेल में बता रहा हूं, सर ऑड क्यों, ऑड इसलिए सर n की वैल्यू 1, वो सिंपल केस है, इसलिए जब आपने n की वैल्यू 1 रखी तो इसकी इक्वेशन आई, जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो एसएचएम है। तो मैंने मैथ्स वालों से पूछा भाई कितने पीरियोडिक फंक्शन है, उनका भाई ये रही लिस्ट, मैंने सबको डाल के चेक करा, मेरे पास बहुत सारों ने इसको सेटिस्फाई करा, लेकिन उनमें से हम लोगों ने किसको सिलेक्ट करा, इन दोनों को सिलेक्ट करा। क्यों, क्योंकि इसका बेनिफिट ये है, क्योंकि ये सेटिस्फाई भी कर रही है, बेनिफिट ये थे, एक तो पहली बात पीरियोडिक थे, कॉन्टिन्यूस थे, हर समय किसी भी टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन आएगी ही आएगी, ये इंपॉर्टेंट था। -1 और +1 के बीच में है तो पोजीशन +a और -a के बीच में रहेगी, ये एसएचएम में हमारे पास हो भी रहा था, तो हम लोगों ने इनको सिलेक्ट करा। सर इन दोनों में से कौन बेहतर है, दोनों ही बेहतर है, हम लोग ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, तो आप ये वाले को जनरल किसी भी समय पर किसी भी टाइम पर किसी भी क्या पोजीशन पर है आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज योर एसएचएम। सर ए क्या था, ए है एम्पलीट्यूड। अब बात आती है, अब देखना तुम्हारे अंदर के जो जेन्युइन डाउट है वो मैं समझाता हुआ चलूंगा। दिस इज योर एम्पलीट्यूड, पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, क्यों सर ये ए एम्पलीट्यूड क्यों है,
साइन की वैल्यू क्या रहती है सर? -1 और +1। तो पोजीशन -a और +a के बीच में रहेगी, हाँ या ना? पोजीशन -a और +a के बीच में रहेगी, यहां से +a, यहां से -a, इनके बीच में रहेगी। यस, ठीक है, इसीलिए आपका a हुआ एम्पलीट्यूड। अब कई बच्चों को ये डाउट आएगा, सर आपने इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया? किस किस को ये डाउट था? ये था ना सर, k/m को आप ओमेगा स्क्वायर क्यों रख रहे हो? किस किस को ये डाउट आया? क्योंकि मुझे पता है कहां कहां डाउट बनते हैं और वो जेन्युइन डाउट है। सर आपने k/m को ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया और ओमेगा अंडर रूट में k/m बोला, ऐसा क्यों किया सर? अभी ये भी डाउट है सर 2π/t क्यों आया, वो भी मैं बताऊंगा, रुकना। आया था डाउट? वेरी गुड, आना भी चाहिए। सर अचानक से आपने ओमेगा स्क्वायर ले लिया सर, समझ नहीं आया। मैंने कहा देख भाई, इसको मैं स्लाइड को हटा दूंगा, अब इसके बाद दोबारा इसका रीजन भूल जाओ तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि कोई पूछेगा नहीं। लेकिन ठीक है, मैथमेटिकली ये डाउट बनते हैं तो इसके जवाब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। d²x/dt² प्लस k/m इंटू x इक्वल टू 0 है, ये था। मैंने क्या कहा कि यार इसमें ना ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ओमेगा स्क्वायर x कैसे कर लो, जरा समझना। जब मैं ये वाली इक्वेशन तरुण सर के पास लेके गया तो उन्होंने कहा कि सर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आएगा। अब ये सर ने बताया, ठीक है, सर ने बताया ये, दैट मीन्स a साइन, अगर आप देखें अंडर रूट में k/m इंटू t प्लस 5, ये आया। डबल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। ध्यान सुनना, अगर आप नोटिस करें हमारे लिए, अगर कोई बच्चा बोले कि हमारे लिए कि सर आपने इसको ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया, आप इसको ओमेगा ले लो, आप उसको ओमेगा स्क्वायर क्यों ले रहे हो? क्योंकि एक्चुअली में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए, इस इक्वेशन जो भी सॉल्यूशन था उसमें अगर आप ओमेगा लोगे तो अच्छा है। अगर आप यहां ओमेगा, ध्यान समझना, ओमेगा स्क्वायर यहां था तब आप इसको ओमेगा ले रहे हो, अगर आप यहां पर इसको ओमेगा लोगे तो अब इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, a साइन, ठीक है, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर x प्लस टी। समझ रहे मैंने क्या बात बोली? एक्चुअली में, रियल में तो ये इसका सॉल्यूशन है, रियल ये इसका सॉल्यूशन था। ये किसने बताया? ये तरुण सर ने हमें बताया। और तुम इसको रख करके देखना, 0 आ जाएगा। अब बात यह है कि अगर आप इसको ओमेगा ले रहे हो, ठीक है, इसको अगर आप ओमेगा ले रहे हो, दैट मींस ओमेगा स्क्वायर, ये k/m को आपने ओमेगा स्क्वायर लिया बेसिकली। सर मैं तो नहीं लेना चाहता ओमेगा स्क्वायर, इस वाले को ओमेगा स्क्वायर मत लो। तो मैंने कहा तो इसको तू जो भी लेगा, मान ले तूने ओमेगा ना लेके a ले लिया, तो तेरी इक्वेशन ऐसे बनेगी। और ये ज्यादा इरिटेटिंग है, ये a नहीं लेते, एम्पलीट्यूड से कंफ्यूजन होगा। मान लो b ले लिया सर मैंने इसको, मेरी इक्वेशन थी सर d²x/dt² प्लस bx इक्वल टू 0 थी सर मेरी इक्वेशन। मैंने कहा ठीक है, तो तेरे लिए यहां पे b²t प्लस c, ये 5, ये इक्वेशन बनेगी, और ये इरिटेटिंग है। समझ आई बात? क्लियर? तो देखा जाए मैथ्स में उन्होंने मेरी मदद यहां करी कि भाई इस वाली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा, और इसी को आप लोगों ने ओमेगा लिया हुआ है ये, ठीक है। तो ये हमारे लिए आसान था कि भाई जब आपकी इक्वेशन ये थी ना, तो यहां पे स्क्वायर वाला फंक्शन अंदर ना रहे, तो इन्होंने कहा कि यार इसको ना b² ले लो और यहां पर ये b बन जाए, जिससे अब इक्वेशन आसान हो जाए। तो इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या रखा? ओमेगा स्क्वायर रखा। जैसे ओमेगा स्क्वायर आपने देखा k/m रखा है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई? अंडर रूट में k/m। ये तरुण सर बता रहे थे, तो मैंने कहा यार अब मेरी इक्वेशन थोड़ी आसान सी दिखेगी, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, कुछ आसान सा दिखने लगा, इसलिए हम लोगों ने लिया। यस, हाँ या ना? हाँ, खिचड़ी बन गई, वही मैं आपको कह रहा हूं भाई। देख, दिस इज द रियल सोल्यूशन। ये किसने बताया? ये तरुण सर ने बताया कि सर इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आपको ये रखना पड़ेगा। ये क्या है भाई? ये हमारे पास ओमेगा है। वो ओमेगा कब हुआ? जब मैंने इसको ओमेगा स्क्वायर लिया। मैं इसलिए कह रहा था कि कुछ चीजों के डाउट आपके दिमाग में रहे तो ज्यादा बेहतर है। ध्यान से सुनिए, d²x/dt² प्लस k/m इंटू x इक्वल टू 0। मैं इसको तरुण के डॉन के पास लेके गया, मैंने कहा सर इसका सॉल्यूशन बताओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है,
ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़ाते भी हैं। x इक्वल टू हमारे पास a साइन अंडर रूट में k बाय एम इंटू टी प्लस 5, ये तरुण सर ने बता दिया। समझना, मैं ये इक्वेशन लेके गया, मैंने कहा सर देखो ये मेरे लिए ना एक एसएचएम की इक्वेशन है, इसका कोई सोल्यूशन बता दो मेरे को, पीरियोडिक जो हो। तो तरुण सर ने बोला कि ए साइन ये आएगा सर, अगर तुम्हें डाउट है तरुण सर पे, अगर तुम्हें डाउट है सेटिस्फाई करके देख लेना, सही आ जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा ये तो बड़ा गंदा सा दिख रहा है। तो तरुण सर ने कहा गंदे तो आप भी दिखते हो, बच्चे झेल रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे कि चलो आपके लिए थोड़ी सी शक्ल आसान कर देते हैं सर, इसको आप लेट कर लीजिए ओमेगा स्क्वायर। मैंने कहा अच्छा, तो सर ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये आपको अब ऐसे दिखेगी। लेकिन मैंने कहा फिर इसमें क्या होगा कि सर देखो मैंने इसको ओमेगा स्क्वायर को मैंने लिया है के बाई एम, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट में के बाई एम, तब आपकी इक्वेशन सुंदर दिखने लगेगी। तो ये आपकी आ जाएगी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब आपको थोड़ा सा सुंदर दिखेगा। क्लियर, कहानी समझ आई अब? अरे बोलो यार, इसका सोल्यूशन तरुण सर ने दिया ये। मैंने कहा ये तो बड़ा गंदा दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ये गंदा दिख रहा है तो एक काम करो सर, के बाय एम को ना, क्योंकि इसी का रूट यहां आ रहा है, तो एक काम करो, अगर आपको यहां रूट नहीं देखना है ना, तो आप काम करो इसको ओमेगा स्क्वायर ले लो। मैंने कहा अच्छा, तो ये इक्वेशन कैसी दिखेगी? ये इक्वेशन ऐसी दिखेगी। मैंने कहा हाँ, और ओमेगा आ गया सर अंडर रूट में के बाय एम। मैंने कहा यस, तो सर अंडर रूट में के बाय एम को ओमेगा रख लो। समझ आई बात? अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर नहीं लोगे तो ये दिखेगा, और ये गंदा है तुम्हारे जैसा, हमारे जैसा नहीं। तो इसको ओमेगा स्क्वायर तरुण सर ने बोला। और अगर अभी भी नहीं समझ आए तो तरुण सर के पास जाइए यार। हाँ, सारा कुछ हम ही पढ़ाए क्या? हाँ, हट, यस, क्लियर हुई क्या बात? ओमेगा की वैल्यू आपके लिए अभी 2 पाई बाय टी, अभी आपको बताया अंडर रूट में के बाय एम है। अभी आप इसका रखना एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसी को मैं अभी 2 पाई बाय टी तक ले जाऊंगा, वो फिजिक्स का काम है। ठीक है, बाद में यही आपका 2 पाई बाय टी तक पहुंचा दूंगा। और फाई, दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज। अभी रुकना, दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज। क्लियर? सर व्हाई नॉट एंगुलर वेलोसिटी? अरे बोल ले भाई, ओमेगा बोल ले, एंगुलर वेलोसिटी बोल ले, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी तेरे लिए सर्कुलर मोशन में होता है, तेरे को बोलना है बोल ले, कोई दिक्कत नहीं। अभी उस पर भी आ जाएंगे। क्लियर है क्या? यस। हाँ, तो अब आप एटलीस्ट यहां तक तो पहुंच गए कि कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम है तो वो ऐसे है। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल पर। अब आपसे कोई पूछ ले, जरूरी थोड़ी ना था, तरुण सर ने तो पूरा फर्रा चिपका दिया दम पे कि भाई ये सारे के सारे पीरियोडिक है, देख लो कौन सा एसएचएम है कौन सा नहीं है। तो मैं सिर्फ ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 यूज कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपके लिए ये सवाल आया, कैन पार्टिकल विद डिस्प्लेसमेंट दिस इज अंडरगोइंग एन एसएचएम और नॉट? ऐसा सवाल अगर आपको दिख गया ना बेटा, ऑल्दो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए, आधे बच्चों की कलम नहीं चलेगी। आधे क्या, किसी की नहीं चलेगी जिसने सोचा ही नहीं। ये x इक्वल टू ए ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी, क्या ये हमारे पास एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता? कैसे चेक करोगे चचा? और वो आयोटा ही है हमारे पास, कैसे चेक करोगे? वेरी गुड सर, ये आपने कोई रैंडम फंक्शन दे दिया। मैंने कहा हाँ, तो सर एसएचएम की जो हमारे पास इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज सर डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 होती है। मैंने कहा सर अगर ये इसको सेटिस्फाई कर गया तो एसएचएम बना देंगे। जरा चेक करके देखो तो भाई, पहले dx बाई dt निकाल ले। हाँ, तो a कांस्टेंट है, ये तो e की पावर आयोटा ओमेगा t है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो यही रहेगा। और चेन रूल लगाओगे सर, आयोटा ओमेगा और आ जाएगा। मैंने कहा बहुत सही। इसका तो एक और बार डिफरेंशिएशन करना है, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर अगर आप करेंगे बेटा, तो ये क्या आएगा, ए आयोटा ओमेगा आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सर ये तो हमारे जैसा जिद्दी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और चेन रूल दोबारा से आयोटा ओमेगा, डिफरेंशिएशन नहीं आती होगी तो चले गए। तो जरा देखना, ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी। और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? जो आपका आईक्यू लेवल है, माइनस
ए ओमेगा स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर आयोटा ओमेगा टी। यस भाई, आपको अब यहां से मैथमेटिक्स के कितने भी फंक्शन दिए जाए, आपको बोले क्या ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है, आपको क्या करना है, सिर्फ इस इक्वेशन में डाल के चेक करना है। 2 बार डबल डिफरेंशिएशन करिए, ठीक है। बच्चे बता भी रहे हैं हमारा आईक्यू लेवल -1 है, ठीक है। बस इसमें सेटिस्फाई कर दीजिए। तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स में सर डाल के हमें देखना है, तो मैंने कहा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर क्या है, -a ओमेगा स्क्वायर ई रेस्ट टू पावर आयोटा ओमेगा टी, हाँ सर, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स कितना था सर, ए ई रेस्ट टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ये था सर। मैंने कहा ये और ये तो चले गए, हाँ सर। सर मार्क्स आ गए हमारे जो अभी तक टेस्ट में आ रहे हैं, यस। मतलब दिस satisfy differential equation, this satisfy differential equation of SHM, hence can represent SHM। हम यूज करें या ना करें वो हमारे ऊपर है, लेकिन रिप्रेजेंट कर सकता है, यस और नो, क्लियर। अब जिसके अंदर डाउट था सर साइन की जगह कॉट क्यों नहीं यूज करा, सीकेंट क्यों नहीं यूज करा, टेन क्यों नहीं यूज करा, तो आपको सबसे पहले उसका जो भी फंक्शन है उसको इसमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कर गया फिर उसके बाद और सोचना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस है, पार्टिकल का प्लस ए और माइनस ए को डिफाइन कर पाएगा, ये सारी चीजें और एडिशनल सोच करके आपको पहुंचना पड़ेगा। अब ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या मैं इसको यूज करूंगा, नहीं यूज करूंगा, ठीक है। इक्वेशन ये एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन क्या मैं यूज करूंगा, नहीं। क्लियर है क्या, यस और नो, हाँ या ना, वेरी गुड। तो अब इसके बाद आपको कभी भी कोई मैथमेटिकल फंक्शन देके तंग करे तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, यस। अब बात आती है ये, यस, अब मैं आपकी सोच रोकता हूं फिर से, क्योंकि मैं आपको कोशिश कर रहा हूं इस फंक्शन के साथ कंफर्टेबल कर दूं। अगर आप इस फंक्शन के साथ कंफर्टेबल हैं, दैट मींस आपको चीजें बिल्कुल मक्खन के जैसे आने वाली है आगे। वेव्स इस चैप्टर पर डिपेंड करेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर वेव चैप्टर में आने के बाद बिल्कुल फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में आते हैं और कहते हैं कि सर यहां से मैं स्टार्ट कर लूं। अबे स्टार्ट क्या कर रहा है, यहां तो खत्म हो रहा है, और तू खत्म इंसान पहले से ही है। तू खत्म होने की सिचुएशन में आकर के स्टार्ट कर रहा है, खुद खत्म होते हुए है, क्या ही मिलेगा तेरे को। वहां पर ये सारी चीजें यूज होंगी और फिर बच्चे कहेंगे सर ये तो समझ नहीं आया क्योंकि एसएचएम वीक था तुम्हारा। 2 चैप्टर साथ में चलेंगे, ध्यान से सुनना। अब बात ये आई कि सर ये एसएचएम आपने बोला तो हमने मान लिया, एक इक्वेशन पता नहीं कहां से निकाल के लाए, उसमें सेटिस्फाई करा, हम उसको भी मान गए। फिर आपने बोला +1 और -1 के बीच में एम्पलीट्यूड है, हम उसको भी मान गए। लेकिन सर ये तो मैथमेटिक्स चल रही थी और मैथमेटिक्स तो हमें आती नहीं, फिजिक्स से एक बार रिलेट करिए, हमें कैसे पता लगेगा। मैंने कहा अब देख, ये अभी तक सारी कहानी मैथमेटिकली चल रही थी, अब मैं दिखाता हूं कि ये सही में एक एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये थीटा कैसे आ गया, अबे फाई ले ले, थीटा ले ले, बात एक ही है, ठीक है। ध्यान सुन, ये है फिजिक्स एंड ये है मैथ्स, दोनों को साथ में चलाऊंगा तुम्हारे लिए, अब दिमाग लगाना, ठीक है। ये है फिजिक्स और ये है हमारे पास मैथ्स। आप लोगों को एक स्प्रिंग ब्लॉक सर ये बनाना है, बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल बनाइए, ठीक है। मैंने आपको एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, अभी एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक ऑसिलेट करते हुए मैंने आपको दिखाया था, है ना। अब मैं स्प्रिंग नहीं बना रहा हूं, आप ये चीज समझिएगा कि मान लेते हैं कि पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट +a और -a के बीच में था। पार्टिकल t = 0 पर यहां से स्टार्ट हुआ, कहां से, मीन पोजीशन। अब जरूरी नहीं है यहीं से होगा, यहां से भी हो सकता है, अभी मैं उस पर भी आऊंगा। पहले बहुत सिंपल केस, t = 0 पर यहां से स्टार्ट हुआ और इधर जाना स्टार्ट हुआ, जाएगा +a पर आकर के रुकेगा, हाँ सर। फिर ये वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा, सर इधर आएगा, हाँ। इस समय सर इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, यस। फिर ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे रुकेगा सर। ये एक्सट्रीम पोजीशन हमारे पास यहां पर हो गई।
फिर ये फिर से वापस आएगा वापस आएगा वापस आएगा। ये अगर आप नोटिस करें तो ये इधर गया, फिर रुका, फिर ये इधर आया, हाँ, फिर ये इधर 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 जाके रुका, फिर ये इधर 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 आया। वन टाइम पीरियड हो गया टी। यह आप लोगों ने सिमुलेशन में भी देखा था, मैं दोबारा भी दिखाऊंगा, ध्यान से सुनना। टी इक्वल टू 0 पर कहां था सर? मीन पोजीशन पर था। मैंने कहा हाँ। फिर ये इधर से इधर गया, इधर गया, इधर गया। यहां अब टोटल टाइम पीरियड कितना है? टी। यहां से लेके यहां तक जो इसका टाइम पीरियड आएगा दैट इज 1/4। 1/4 टाइम में इधर पहुंचा, फिर t/2 टाइम में इधर पहुंचा। यहां से लेके यहां तक जाने में 1/4 टाइम लगा। टोटल टाइम t है तो यहां से लेके यहां तक t/4, यहां से लेके यहां तक t/4, t/4 प्लस t/4 t/2, आधा टाइम पीरियड हो गया। यस, यहां पर टाइम पीरियड आया 3t/4 इधर तक, और फिर t/4 हमारे पास जुड़ा, टोटल टाइम t। समझ आई बात? सिमुलेशन में देखिए, मैंने आपकी चैट क्यों रोक रखी है, उसका रीजन है क्योंकि आप अदरवाइज चीजों को खराब करेंगे, और मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट जब एसएचएम खत्म हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरे। यहां से लेके यहां और फिर यहां, दिस इज कंप्लीट वन टाइम पीरियड, है ना? तो इसको स्लो करने का तरीका है एनिमेशन स्पीड, ठीक है? यहां से जैसे मान लो अभी यहां से यहां गया तो t/4 हो चुका है, फिर ये वापस आएगा वापस आएगा वापस आएगा, आधा टाइम, आधा ऑसिलेशन हो गया, आधा टाइम हो चुका है। यहां पर जाएगा 3t/4 और फिर वापस जब आएगा तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड t, यहां से यहां t/4, यहां से यहां t/4, तो दोनों को जोड़ोगे t/2, यहां से यहां 3t/4, फिर वापस t, तो टोटल टाइम पीरियड आपका आ गया t। अब ये तो थी हमारे पास, सॉरी अभी आपकी वो चैट नहीं चलानी, ये तो थी सर हमारे पास मैथ्स की बात। मैंने कहा हाँ, वो फिजिक्स की बात। t इक्वल टू 0 पर कहां है सर? x इक्वल टू 0 पर है। t इक्वल टू t/4 पर कहां है सर? x इक्वल टू प्लस ए पर है। ये प्लस मान लेते हैं, माइनस मान लेते हैं, ये माइनस ए एंड दिस इज प्लस ए। t इक्वल टू t/2 पर कहां पर है सर? x इक्वल टू 0 पर आ गया था वापस। t इक्वल टू 3t/4 पर कहां पर है सर? x इक्वल टू माइनस ए पर है। मैंने कहा t इक्वल टू t पर कहां है सर? x इक्वल टू 0 पर है। अब मैं अगर आपसे बोल दूं t इक्वल टू 3t/9 पर कहां होगा? बंदर जैसी शक्ल जो तुम्हारी है पूरी दुनिया को दिखने लगेगी, क्योंकि अभी तो सिंपल सिंपल वैल्यूज है। समझ रहा है? अगर मैं तेरे को ये बात बोल दूं, तेरे को मैं ये बात बोल दूं कि भाई टी पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ t/4 पर कहां पर है, तो बिल्कुल तुम चौड़े बन जाओगे, सर t/4 पर यहां होगा प्लस ए। मैंने कहा अच्छा, t/100 पर नारियल को छीलने के बाद 3 डॉट देखे, वैसी शक्ल लेके घूमोगे, ठीक है? बेसिकली ये तो आपको सपोर्टिंग होंगे, इसके बाद अगर आपको कोई भी समय दिया जाएगा तो मैथ से ही निकालोगे। समझ आई बात? रैंडम अगर मैं आपको कोई भी समय दूंगा वो तो ऐसे थोड़ा ना निकाल लेगा, मैथ्स चाहिए होगी ना, इसीलिए अब मैथ्स को भी समझना यहां पर इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? राइट। अब जरा देखना सर मैथ्स इसमें कैसे मदद कर रही है। मैंने कहा देखो भाई, जनरल फंक्शन क्या दिया उन्होंने? जनरल दैट इज ए एक्स इक्वल टू, ध्यान सुनना, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या था? अभी मैंने बोला 2π/t इंटू टी, ओमेगा टी प्लस 5, ऐसे लिखो भैया। ओमेगा की वैल्यू अभी के लिए मैं आपको कह रहा हूं 2π/t लेना, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों लिया। ये तो सर सर्कुलर मोशन में लेते थे, ठीक है? आइए जरा t की वैल्यू जरा देखना, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर था, तो मैंने कहा ठीक है, तो जरा फाई अब आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जनरल है। इस वाले केस में देखो जरा कैसे चलेगा, तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है, तो x0 a साइन 0 प्लस 5, तो सर 0 इक्वल टू a साइन 5 आया, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी सर। तो ये तो जनरल था, तो इस सिचुएशन में अगर आप बात करो तो अब हमारे पास रहेगा y इक्वल टू, इसको क्या x इक्वल टू कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इस वाले को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे। अब जरा देखो t की वैल्यू 0 डालो,
तो सर टी की वैल्यू 0 डालेंगे, एक्स ए साइन 0 बनेगा, तो सर 0 आ जाएगा। मैंने कहा यही तो था। हाँ सर, मैंने कहा टी की वैल्यू t/4 डालो, तो सर x इक्वल टू ए साइन ओमेगा की जगह पर 2π/t, हाँ सर, इंटू t/4। तो ये कितना बन गया बेटा, t से t चला जाएगा π/2, तो सर ये तो प्लस a आ जाएगा। मैंने कहा क्या यहां पर था? हाँ सर यहां पर था। t की वैल्यू t/2 डालो बेटा। सर जैसे ही t/2 डालूंगा तो x की वैल्यू आएगी a साइन, मैं वैल्यू रख रख के तुम्हें दिखा रहा हूं, ध्यान समझना, t इंटू t/2, तो सर t से t जाएगा, 2 से 2 जाएगा, सर साइन पाई 0, तो सर ये इसको रिप्रेजेंट करने लग गया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 3t/4 डालो, तो x की वैल्यू सर a साइन ओमेगा की जगह पर सर 2π/t इंटू हमारे पास सर 3t/4 आएगा, तो हमारे पास t से t चला जाएगा, 3π/2 -1 माइनस a आ जाएगा सर। मैंने कहा ये यहां पर था, और t की वैल्यू टोटल t डाल दे तो x की वैल्यू a साइन, ठीक है, x की वैल्यू a साइन 2π/t इंटू t, सर साइन 2π 0। किस किस को ये बात समझ आ गई कि पार्टिकल की, सर फाई कहां गया? अबे ये जनरल था ना, अबे ये मैंने क्या बोला था कि पार्टिकल एसएचएम में तो कहीं, अभी रुक जा तू चुपचाप कर, फाई अभी मैंने यहां पे निकाला है। इस सिचुएशन में पार्टिकल यहां से चला, ऐसे 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 गया, तो मैंने कहा ये चीज तेरे को समझ आ रही है? यस। मैंने कहा मैथमेटिकली ये चीज होती है उसके लिए, समझ रहा है? अब मैं अगर आप लोगों से, सारे बच्चों से जरा ये बताना, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, अबे क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? ये तो चल रहा है, कलर कैसे चेंज होगा? अबे आओ बे, ज्यादा लिख दिया घर जाने का समय हो गया अबे क्या हो गया ये? हाँ आ रहा है सारे बच्चे। तो फिजिक्स जो हो रही थी उसको मैथमेटिकली मेरे को समझाने का एक तरीका मिल गया है। हाँ सर ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं, सारे बच्चे जरा यहां पर बताना जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है, t/6 पर पोजीशन बताओ। अगर मान लो ये वाली चीज तो भाई देखो हर कोई कर लेगा। मैंने कहा व्हाट इज द पोजीशन एट t इक्वल टू, व्हाट इज द पोजीशन एट t इक्वल टू t/6। अब आप मेरे को बताना ये बेहतर रहेगा या मैथ्स बेहतर रहेगी? हाँ या ना सारे बच्चे? अब यहीं से आप देखो कॉमन सेंस लगाओगे ना तो अपने आप एसएचएम समझ आनी स्टार्ट होगी। हर चीज का लॉजिक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस ये पार्टिकल चले जा रहा है t इक्वल टू t/6 पर कहां पर होगा, अब उसमें मौत आनी स्टार्ट होगी। अब मैथ्स आसान लगेगी, है ना? क्योंकि सर अब ये किसी भी समय पर, ये फंक्शन किसी भी समय पर उसकी पोजीशन बता रहा है। मैंने कहा हाँ, तो सर एक काम करो ना, अब ये सब छोड़ो, उसी में आ जाओ। कुछ बच्चे पहले कहते हैं सर ये सब कौन करेगा, ये मजेदार है ना। अब जैसी सवाल आता है कहता है हट, हाँ यही बढ़िया। दो गुले इंसान, तू तो दो गुला भी नहीं है, 4 गुला है। हाँ कुछ दिनों में रसगुल्ले के जैसा हो जाएगा। ध्यान समझ, x इक्वल टू a साइन हमारे पास ओमेगा 2π/t, यहां पर तू चुपचाप रखता इंटू t/6, सर t चला गया, a साइन π/3 आया, तो सर √3a/2 पोजीशन होगी, खत्म। तो मैथमेटिकली चीजें आसान हो गई ना भाई। किसी भी समय पर पूछेंगे तो मैं इसमें बस समय डालूंगा, पता लग जाएगा पार्टिकल के बारे में। क्लियर हुई क्या बात सारे बच्चे? सर बताना फाई कहां गया? बेटा हम खा करके सुबह निकाल दिए उसको, तुम ढूंढो जा करके नाली में कहीं। अबे गधे इंसान। एक और एग्जांपल लेता हूं, चल ठीक है। क्या आपको ये बात समझ आई कि वाई मैथमेटिक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट? ऐसे नहीं कि सर t/2, कुछ बच्चे कहते हैं t/4 यहां, t/6 बीच में होगा। अबे ओए लपड़ मार दूंगा, ठीक है। ये यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। अभी आगे और चीजें चलेंगी, ठीक है। जरा एग्जांपल 2 ले। A particle at t equal to 0, particle at t equal to 0 is at extreme plus a and starts SHM,
फाइंड सवाल सुनना, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन एट किस किस टाइम पर, t इक्वल टू 0 पर बताइए, t इक्वल टू t/2 पर बताइए, t/4 पर बताइए, सभी पर पूछ लेते हैं, t इक्वल टू t/6 पर बताइए, ठीक है, t इक्वल टू हमारे पास t/12 पर बताइए, t इक्वल टू हमारे पास t/2 पर बताइए, t इक्वल टू हमारे पास t पर बताइए। चलिए, यस, तो कुछ लोगों को 5 मिला, अरे घर छोड़ के भागिए, नोएडा, हाँ 5 मिलेगा, ठीक है। जब आपको 5 चाहिए, मिल जाए तो आ जाइएगा क्लास में। ध्यान से सुनिए, अब इसमें क्या बोला है, इस वाली सिचुएशन में, ठीक है, इसमें क्या बोला है, यही वाला जो आपका एसएचएम था, जरा देख रहे रीसेट, यही वाले एसएचएम की बात कर रहा हूं, ठीक है। 5 मिल गया, बहुत सही बेटा, बैठा तो तू वहीं था, मुझे तो पूरा ही यकीन था कि सबसे पहले तुझे ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि तेरे लिए तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई है। यस, हाँ, तो जरा यहां पर ध्यान से सुनना, इसी वाली सिचुएशन के t इक्वल टू 0 पे कहां से स्टार्ट हो रहा है, +a, जरा देखना, t इक्वल टू 0 यहां पर आएगा, t इक्वल टू t/4 पर ये मीन पर आएगा, t/2 पर -a पर जाएगा, 3t/4 पर इधर आएगा, t पर इधर आ जाएगा। यस, हाँ, अब इसको पॉज करें, इसको सवाल में कन्वर्ट करें। अब जरा देखना, सर ये कैसे बताएंगे, अब ध्यान से देख गधे, यार कोई भी अगर एसएचएम है, कोई भी एसएचएम है, ध्यान सुन, अब देखो 5 का मतलब समझ आएगा, कोई भी अगर हमारे पास एसएचएम है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a sin ωt प्लस 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। सर इसको इनिशियल फेज बोला था आपने, रुक जा, भी पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कहां से स्टार्ट हो रहा है तेरे को थोड़ा ना पता है भाई। देख, जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था, जैसे पेंडुलम है ना, मैं t इक्वल टू 0 पर यहीं से स्टार्ट करूं, ऐसे भी जा सकता है, या फिर मैंने कहा ऐसे ले जाता हूं -a पर, t इक्वल टू 0 पर -a पर है, छोड़ूंगा तो भी एसएचएम करेगा। हाँ, t इक्वल टू 0 पर +a पर ले जाकर के छोड़ दूंगा तो भी एसएचएम करेगा। हाँ सर, मैंने क्या करा, थोड़ा सा दूर ले गया और स्पीड से फेंक दिया, तो ये इधर से भी एसएचएम कर सकता है, ये तो कहीं से भी एसएचएम कर सकता है ना यार, समझ आ रहा है। ये थी जनरल इक्वेशन, ध्यान से सुन भाई, कोई भी एसएचएम हुआ तो ये है। मुझे कौन सा कंडीशन दे रखा है, t इक्वल टू 0 पर एट, ये y की जगह पर x रख लेंगे बेटा हम लोग, ठीक है, ध्यान सुन, y की जगह पर x रख लीजिए, जरा ध्यान सुन, हमें इन आवर क्वेश्चन हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट रिलेशन क्या है, ये तो जनरल है ना यार, पाई की वैल्यू 0 हो सकती है, π/2 हो सकती है, π/3 हो सकती है, π/10 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सर इस सवाल के लिए पाई क्या होना चाहिए, निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा इन आवर क्वेश्चन t इक्वल टू 0 x इक्वल टू +a है, तो मैंने कहा अच्छा, तो t इक्वल टू 0 डाले और इसको +a कर देते हैं, तो a sin ωt प्लस ये t इक्वल टू 0 हो गया है, 0 + 5, तो ये कितना आएगा, a इक्वल टू a sin phi, तो ये कितना आया, ये कट गया, 1 इक्वल टू sin phi, सर phi की वैल्यू आ गई π/2। तो अपने क्वेश्चन में इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है y इक्वल टू a sin ωt प्लस π/2, अब विच इज इक्वल टू a cos ωt, ध्यान से देख, ये हमारे पास अब एसएचएम की इक्वेशन है, समझ आई बात। यार पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है तेरे को बताया जाएगा, ये मीन पोजीशन से हो सकता है, +a में जाए फिर ऐसे घूम करके वापस आ जाए, ये भी हो गया एसएचएम। मैंने +a पर छोड़ दिया तो ये ऐसे करके आ गया, ये भी हो गया एसएचएम। मैंने -a पर ले जाकर के छोड़ दिया तो ये भी हो गया एसएचएम। ये हर समय पर अलग अलग पोजीशन पर है। इस सवाल के लिए ध्यान सुन, इस सवाल के लिए मैंने जनरल इक्वेशन में पहले कंडीशन डाली कि स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो फाई पता लगा,
5 वॉज इनिशियल फेज, इसको कहते हैं इनिशियल फेज, कि भाई स्टार्ट कहां से हुआ, वो π/2 फेज, फेज मींस एंगल, तो π/2 रखा तो ये आया। तो इस इक्वेशन के लिए y इक्वल टू a cos ओमेगा t फंक्शन बना। अब जरा डाल के वैल्यूज देखो, फंक्शन पहुंच गए, यस। तो t इक्वल टू 0 पर y की जगह x रख लेते हैं, तो यहां पर आएगा x इक्वल टू a cos ओमेगा t, इसमें टाइम डालते जाओ आंसर मिलता चला जाएगा। तो x की वैल्यू सर a cos 0, मैंने कहा ये तो a ही आएगा, हाँ। अभी देखना t/4, तो सर x इक्वल टू a cos ओमेगा इज सर 2π/t इंटू t/4, मैंने कहा अच्छा, तो t और t चला गया तो ये क्या आ जाएगा a cos ऑफ π/2, cos π/2 इज 1, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, cos π/2 0, तो ये 0 आ जाएगा। अभी डाल के देखते हैं t/4 t/2, क्योंकि ये नॉन है, चेक भी करवा सकूंगा। x इक्वल टू a cos 2π/t इंटू हमारे पास t/2, t/2 cos पाई -1 माइनस a पर होगा सर, मैंने कहा t पर, अगर सर t की बात करोगे तो a cos 2π/t इंटू t, तो सर ये हमारे पास वापस आ गया cos 2π प्लस a हमारे पास यहां पर होगा। अब जरा यहां पर ध्यान से देख, मैंने अभी इन दोनों को छोड़ा है, पहले इन दोनों को देख ले, क्या ये सही में उसी एसएचएम के बारे में बात कर रहे हैं। t इक्वल टू 0 पर रीसेट कर रहा हूं, t इक्वल टू 0 पर कहां था, यहां, t/4 पर यहां होगा, t/2 पर यहां होगा, 3t/4 पर यहां होगा, t पर यहां होगा, देख ले। t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t/4, t इक्वल टू t/2, फिर 3t/4 एंड देन t। ये वाला एसएचएम t इक्वल टू 0 पर मीन से स्टार्ट नहीं हुआ था, मीन से स्टार्ट नहीं हुआ था, ये एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ, तो इसकी इक्वेशन अलग होगी ना भाई, इक्वेशन अलग होगी। तो इस इक्वेशन में जब मैंने तेरे को बोला पार्टिकल t इक्वल टू 0 प्लस a से स्टार्ट कर रहा है, तो भाई इसका बताओ इतने इतने समय पर कहां होगा। अब दिमाग लगाना ही नहीं है, मैंने कहा अच्छा t इक्वल टू 0 पे प्लस a से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई पहले फाई निकाल लो, π/2 आया, मैंने कहा अब इसकी इक्वेशन ये है, इसमें टाइम धरते चले जाओगे, आपको भी दिख रहा है t इक्वल टू 0 पे प्लस a पर है, t इक्वल टू t/4 पर 0 पर आया, t इक्वल टू t/2 पर माइनस a पर गया, t इक्वल टू t पर a पर आ गया, यस हमारे पास सर t/6 और इसकी बस। अब तो इनको दिमाग और नहीं लगाना, इक्वेशन में डालो, आंसर निकालो, a cos 2π/t इंटू t/6, तो t चला जाएगा, a cos ऑफ π/3, तो ये a/2 पर होगा। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ आ गई सारे बच्चे। मुझे एक बात बताइए यार, पार्टिकल एसएचएम में कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है ना यार, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है ना यार, तो वो आ गया, यस हाँ या ना, हाँ सर ये तो काइनेमेटिक्स के जैसा, अभी बिल्कुल अभी देखना काइनेमेटिक्स आनी स्टार्ट होगी। तो x इक्वल टू a cos, हमारे पास t/12 है, तो 2π/t इंटू t/12, आप लोगों ने रखा t गया यहां पे 6 हो गया, a cos π/6 आ गया, दैट इज 30 डिग्री, तो √3a/2 पर होगा। ये पोजीशन से पता लगती चली जाएंगे, खत्म यार। भाई देख हर जगह ना, हर जगह तू फिजिक्स के हिसाब से नहीं सोच पाएगा। अगर मैं इसमें बोल दूं t/12 पर बता दे, यहां से स्टार्ट हुआ t/12 पर बता दे, मौत आ जाएगी ऐसे करने में, ये सोचने में। ठीक है, इसमें तेरे को मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये पार्टिकल यहां से मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, तो इक्वेशन थी a sin ओमेगा टी। एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास आ गई a cos ओमेगा टी। हो सकता है पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कहीं से भी स्टार्ट कर रहा हो। सारे बच्चे जरा ये चीज समझना। अब अगला एग्जांपल, एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल स्टार्ट्स, ध्यान सुनना, पार्टिकल स्टार्ट्स एट x इक्वल टू a/√2 प्लस a/√2 एंड गोज इन पॉजिटिव डायरेक्शन, इन पॉजिटिव डायरेक्शन। फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, find position of particle in time, हमारे पास t बाय, हमारे पास इसमें ले लेते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, 4t/8। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए सर ब्राइटनेस, हाँ
जरा अब देखो, अब दिमाग लगाना पड़ेगा यार, पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, तो तुम्हें क्वेश्चन बताएगा ना, हर बार मीन से थोड़ा ना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 है, वो क्या कह रहे हैं, पार्टिकल ये प्लस a है, हाँ, तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पर कहां पर था, t इक्वल टू 0 पर a/√2 पर है, और ये किधर जाने की कोशिश कर रहा है, इधर जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि भाई बताओ t/8 पर कहां होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, अब बच्चे पकड़ पाए यार। t/8 पर, t/2 पर तो अब इरिटेशन हो रही है ना, डायग्राम से सोचेगा तो इरिटेशन हो रही है ना। इसमें अब मैथमेटिक्स ही काम आएगी। जनरल इक्वेशन क्या होती है सर, जनरल इक्वेशन हमारे पास होती है दैट x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ये होती है सर जनरल। जनरल किसी के लिए भी, इसके लिए क्या होगी सर, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू प्लस a/√2 है, तो मैंने कहा हाँ, तो सर a/√2 इज इक्वल टू a साइन फाई आया, मैंने कहा यस, तो फाई की वैल्यू π/4 आ गई सर, मैंने कहा बहुत सही। तो सर इस पार्टिकल के लिए जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो आएगी सर, दैट x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस π/4 सर इक्वेशन है। ठीक है, ये प्लस π/4 हमारे पास इक्वेशन है इसके लिए। अब कितने समय पर पूछा है सर, एट t इक्वल टू t/8, एट t इक्वल टू t/8, तो मैंने कहा कि यार इसमें वैल्यू रख दो 2π/t इंटू t/8 प्लस π/4, यस, तो t से t चला गया, π/4 प्लस π/4 a साइन π/2, ये आ गया, खत्म। ये एक्चुअली में कहां तक पहुंचा होगा, यहां तक ही पहुंचा होगा, इतना हुआ। इसका t इक्वल टू 0 यहां है, और t इक्वल टू, अगर आप देखें t इक्वल टू t/8 में यहां है। अब ये खुद से थोड़ा ना कर पाएगा, मैथमेटिक्स चाहिए होगी भाई, आया ना, यस, वेरी गुड। सर अगर नेगेटिव होता था, अभी रुक जा, मैं तेरे को, मैंने क्या बोला उस पर मत सोच, जहां मैं बता रहा हूं बस उतना सोच, हाँ यार ये चीज तो सोच पाए। अब तेरे को डाउट आएगा ना, अभी पार्टिकल यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां जा सकता है, सारा खेल होएगा, लेकिन उसमें मैं मैथमेटिक्स में नहीं ले जाऊंगा, उसमें बच्चे इरिटेट होते हैं, क्योंकि आपको जनरल फंक्शंस आधे बच्चों को याद ही नहीं होंगे, है ना। साइन की वैल्यू 1 सिर्फ π/2 पर थोड़ा ना होती है ना, तो उसके मैथमेटिक्स में जनरल फंक्शंस बताए जाते हैं। मैं उन सब चीजों पर जाना ही नहीं चाहूंगा, मैं आपको ले जाऊंगा फेजर्स पर। ठीक है, तो अभी आपकी फर्स्ट क्लास का टाइम यहां पर खत्म होता है। ठीक है, इसी के बाद अब हम लोग वेलोसिटी और इस पर आते हैं, और आज की क्लास में ही फेजर पर जाएंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें, बिलीव मी, मजा आ जाएगा। तो अभी की क्लास यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, अभी आपको मिलेंगे 5:45 पर हम लोग। ठीक है, यही पीपीटी रखूंगा, पीपीटी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपको वो रहेगा। अभी मिलते हैं हम लोग 5:45 पर, मजेदार क्लास रहेगी, 15 मिनट का ब्रेक है, आप लोग हो करके आइए। अब देखो टेक्नोलॉजी, तुम लोग कहते हो कि हाँ कि सर कहां जा रहा है हमारा पैसा, सारा मास्टर लेके भागा पड़ा, नहीं भैया, टेक्नोलॉजी में जा रहा। ठीक है, एआई हो गया हमारी कंपनी। ठीक है, एआई वाली हो गई है। अब यहां पर जो हमारे तुषार भाई साहब रहते हैं, उनकी जॉब खा गया है एआई, लोग कहते थे ना। ठीक है, लोग कहते थे ना कि भाई एआई आएगा तो सबसे पहले साहब का जॉब खा जाएगा, हो गया है। अब देखो टीचर के ऊपर ही कह दिया, सर क्लास आप ही को स्टार्ट करनी है, आप ही को एंड करनी है। इसमें एक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बना दिया, अपने आप पीडीएफ सब चला जाएगा अपने आप। अब हम यहां से एंड करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू एंड द क्लास? ये कॉल क्या है, ये कॉल किसको लगाएगा रे, ये एंड ही होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब हम